ये डार्क सीक्रेट्स हैं बॉलीवुड के कि अंडरवर्ल्ड काफी इन्वॉल्व था उस टाइम पे कि वो लोग प्रोड्यूस करते थे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, वो अपना पैसा लगाते थे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने के लिए। जब मैंने फिल्म बनाई निर्णायक 93 में 93 में हमने शुरू करी थी, 97 रिलीज करी। Okay. तो उस वक्त ये दो बड़ी चीजें हो रही थी। गैप था, उसको सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इस तरह के एक्टर उस जगह को फील कर रहे थे। उस वक्त जो अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल था बॉलीवुड पे, वो बहुत पीक पर था। इन फंड्स को लेकर फंस जाएंगे जो इलीगल फंड हैं। एक्टर हो पर्टिकुलर वही चूज करते थे, कास्टिंग वगैरह सब उनकी होती बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत कुछ चीजें होती थी। जब वो कंट्रोल ही कर रहे हैं तो उनके हिसाब से सब एक्टरों को, डायरेक्टरों को सब चलना ही पड़ता था। मतलब किसी का मन कर गया कि उनको गोविंदा का डांस देखना है Okay. या माधुरी दीक्षित का डांस देना है, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ उनका बंदा पहुंच जाता था, वहीं से उठाया सेट से या भाई जहाज से पकड़ाया, उन्होंने अपना डांस देखा, फिर छोड़ दिया सेट पे। तो पावर तो था ही। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो, वेलकम बैक टू बीआरपी पॉडकास्ट सीजन 4 एपिसोड 1। मैं आपका होस्ट अमोक शर्मा। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं वो एक राइटर, प्रोड्यूसर, एक स्टॉक ब्रोकर, एक डॉक्टर रह चुके हैं एंड उनकी पहली प्रोड्यूस मूवी IMDb पे रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 एंड जो आई थी 1997 में द निर्णायक, जिसमें ओम पुरी, अमरीश पुरी जैसे स्टार कास्ट थी। सो ही इज नन अदर देन सुश्रुत अलमस्त। सो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्ते सुश्रुत सर, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया। कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम एक डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें कवर अप करनी है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि सपोज कोई आउटसाइडर, जैसे आपकी बुक का नाम है बॉलीवुड आउटसाइडर, कोई आउटसाइडर अगर एक्टर बनना चाहता है तो क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस चीज़ की? अगर आप उस पर विल स्टार्ट ऑफ विद दिस। तो पहले तो मैं बुक के बारे में, आपने बोला बॉलीवुड आउटसाइडर, यस सर। तो इसके दो कंपोनेंट है, एक बॉलीवुड और एक आउटसाइडर। हाँ जी। अब आउटसाइडर मैं हर उस इंसान को मानता हूँ जो बॉलीवुड की किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। इवन साउथ इंडियन हीरोज लाइक प्रभास इज एन आउटसाइडर फॉर बॉलीवुड, अल्लू अर्जुन इज एन आउटसाइडर, और पिछले 30 साल में इनको बॉलीवुड वालों ने स्टेप मदरली ट्रीटमेंट भी दी। तो आउटसाइडर में सभी वो आते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो कॉन्टैक्ट से, ज़ीरो मेंटरशिप से, कोई उनकी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको पैशन है, उनको एक्टिंग का पैशन है, उनको राइटिंग का पैशन है, उनको हर इस तरह का पैशन हो, जाना चाहते हैं। और अब आज की तारीख में हमें बॉलीवुड एक रिस्ट्रिक्टेड वे में नहीं रहना चाहिए, इंडियन सिनेमा की बात करनी चाहिए। हिंदी सिनेमा के साथ साथ हमें ऑल इंडिया सिनेमा, आप देखो बंगाली सिनेमा रिवाइव हो रहा है, साउथ इंडियन सिनेमा, चाहे मलयालम है, चाहे वो तमिल है, चाहे तेलुगु है। तो एक्टिंग के लिए या और भी किसी फील्ड में आपको प्रोफेशन में जाना हो एज ए राइटर और ए डायरेक्टर, बहुत ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है आज की तारीख में। तो ओनली प्रॉब्लम जो मैंने, जिस वजह से वन ऑफ द रीजंस मैंने किताब भी लिखी, वो ये रही कि आप छोटे रोल करते हैं, आप सपोर्टिंग रोल्स करके आपको ब्रेक भी मिल जाती है एज ए हीरो, आप 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ तक के हीरो बन जाते हैं। उसके बाद आपको जो इनसाइडर आपको रोक देते हैं आपकी प्रोग्रेस, आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप लास्ट 30 ईयर्स में देखो। उससे पहले हमारे मिथुन दा थे, हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी थे। पिछले 30 साल में आप मुझे बता दो यूपी से कौन हीरो टॉप 10 में आया है ना? मध्य प्रदेश से टॉप 10, ये तो हिंदी बेल्ट हैं सारे। हाँ जी। तो इनसाइडर ने इतना जकड़ रखा था कि आप जो है, तो एंट्री करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैलेंट को जगह हमेशा मिलेगी। प्रॉब्लम आती है जब आप एक लेवल से हाई लेवल पे जंप करना चाहते हो। सपोज कोई XYZ आदमी है, वो एंटर करना चाहता है बॉलीवुड में, उसने सारी ट्रेनिंग ले रखी है, सारे सर्टिफिकेशन है उसके पास, टॉप मोस्ट इंडस्ट्री से, मतलब स्कूल से वो पढ़ा हुआ है एंड सारे सर्टिफिकेशन है उसके पास, तब भी उसे दिक्कत आएगी ये वाली? ना, अपॉर्चुनिटी में तो अपॉर्चुनिटीज तो उसको खूब मिलेंगी, टैलेंट को अपॉर्चुनिटी को रोक नहीं सकता। ठीक। नेपोटिज्म या और तरह की चीज तब आती है जब एक लेवल से आप उठने की कोशिश करो। आज की तारीख में विक्की कौशल है, आज की तारीख में राजकुमार राव है, आज की तारीख में आयुष्मान खुराना है। ये अगर खान कपूर के उस गढ़ को चैलेंज करेंगे तो इनको जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वही होगा। तो ये हमको देखना है कि अब आज के ज़माने में जब पॉलिटिक्स में वंशवाद और इस सब चीज़ खत्म हो रही है, जब क्रिकेट में ये चीज़ खत्म हो रही है, तो बॉलीवुड या हमारी हिंदी सिनेमा या हमारा इंडियन सिनेमा में भी
मेरी नज़र में समय आ गया है कि अब वो खुल जाएगा और टैलेंट को टॉप जाने की, जैसे साउथ में हम कहते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर, एक कंडक्टर भी नंबर 1 हीरो बन सकता है, अब वो अपॉर्चुनिटी हिंदी सिनेमा में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इनके साथ भी जो अभी आप कह रहे हैं जो इनसाइडर बन चुके हैं आप, उनके साथ भी काफी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। जैसे अक्षय कुमार, कहीं कहा जाता है कि वो वेटर थे किसी एक रेस्टोरेंट में, हाँ, तो वो स्टोरीज क्या आपको लगता है पीआर स्टोरीज हैं या फिर वो एक्चुअल देखिए स्टोरीज रही होंगी? कुछ तो पीआर हुआ क्या था, आप समझो क्या चीज़ है। मुझे क्यों इस इंडस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज है, हाँ जी। मैंने 1990s में अपनी पिक्चर बनाई थी निर्णायक, हम्म। और 1990s में गैप आ गया था इंडस्ट्री में। उस टाइम में ऋषि कपूर वगैरह रिटायर हो रहे थे, तो ये जितने भी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये उस जन्म में पैदा हुए हैं। अर्ली 90s में इनको एज एन एक्टर इनकी पहली फिल्में उसी टाइम में आई हैं। एक गैप सा हो गया था उस टाइम में, और ये सब उस टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड है, अब शाहरुख खान तो दिल्ली की बहुत बड़ी फैमिली है और कांग्रेस के क्लोज की फैमिली है, वहाँ से थे। कुछ पीआर एक्टिविटीज़ भी हैं। अक्षय कुमार, अगर हम मान के चले तो उस वक्त स्पेस थी, अर्ली 90s में स्पेस थी कि एक एक्टर अगर टैलेंटेड है उसको मौका मिले घुस सकता है। सारे ही मैं नहीं कहूँगा कि इनसाइडर है और मैं सारे ही नहीं कहूँगा आउटसाइडर है, पर जो व्यूज ऐसे शाहरुख खान जी का दिखाया गया है, सेंट कोलंबस के पढ़े हैं, दिल्ली के हैं, बहुत पावरफुल फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनको कहना कि उन्होंने स्ट्रगल करा, मैं ये मानना नहीं चाहता। क्योंकि हाँ, अक्षय कुमार का मैं सोच सकता हूँ कि उनको थोड़ी बहुत वो, लेकिन उस वक्त जगह थी, वैक्यूम थी, तो इसलिए लोगों को मौका मिल गया अर्ली 90s में। आज की डेट में सपोज अगर कोई रॉ टैलेंट, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी फिल्म स्कूल के पढ़े हुए रॉ टैलेंट कहीं पे दिखता है किसी को, तो आपको लगता है कि वो उभर सकता है बिना किसी सर्टिफिकेशन? रॉ टैलेंट बिल्कुल उभर सकता है, पर मेरा अपना मानना है, क्योंकि हमने जो क्लास एक्टर्स हैं, अमरीश पुरी, ओम पुरी जी, उनके साथ हमने काम करा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि जो किसी थिएटर से आते हैं, जो किसी ट्रेनिंग से लेके आते हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन होती है। हाँ जी। दूसरा, उनका जो काम करने का तरीका है बड़ा प्रोफेशनल, और 100% वो रोल में डूब जाते हैं। मुझे याद है अमरीश जी, ओमपुरी जी के हमारे जब कंबाइंड क्लैश के सीन थे, वो एक हफ्ता पहले अपनी स्क्रिप्ट बुलवा लेते थे, अपने डायलॉग रटते थे वो अपने डायलॉग, और उसका एडवांटेज क्या होता था, सही रोल मिलता था, समय बचता था। मेरे को ध्यान नहीं आता कि कभी हमने अमरीश जी, ओमपुरी के हमने शॉट्स लिए अगर उनको दूसरी टेक लेनी पड़ गई हो। वो इतने ट्रेन होके आते थे पहली टेक, और अगर आप दूसरों की सुनो, मैं हमारे यहाँ कमल सदाना भी हैं और भी एक्टर थे, 10-10 टेक हो रही हैं, 20-20 रीटेक हो रही हैं, ओके नहीं हो रहा। मुझे एक पिक्चर याद है अंगार, उसमें जैकी श्रॉफ जी का पूरा दिन तक एक टेक ही चलता रहा, लास्ट शॉट मेरे ख्याल से 4:05 पे कुछ वो। तो वो ये जो प्रोफेशनली ट्रेंड एक्टर आते हैं, उनको उनका एक सिस्टम होता है, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो सही तरीके से चलते हैं, वो रोल में घुस जाते हैं पूरी तरह, परफॉर्मेंस दिखती है उनकी। चाहे आप अनुपम खेर को देखो, चाहे आप परेश रावल को देखो, चाहे इन लोगों को देखो, इनके चाहे आप इस तरह के एक्टर देखो, तो आपको दिखेगा कि तो रॉ टैलेंट भी उभर सकता है धीरे धीरे ट्रेनिंग करके। पर अगर ट्रेंड बैकग्राउंड से आते हैं तो उसके टाइम से भी एडवांटेज है, पैसे से भी एडवांटेज है, जो उनका काम है उस पर भी हर तरीके से फ़ायदा है। ओके, तो सपोज अगर कोई बाहर से आया, उसको अच्छा ब्रेक मिल गया, उसकी बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा काम कर रही है उसकी मूवी, तो तब वो जाके वो आदतें, जैसे आप बता रहे हैं कि जैकी श्रॉफ ने पूरा दिन एक टेक को लिया, तो वो डेवलप हो सकती है उस एक्टर में भी आगे जाके, या बिल्कुल बिल्कुल वो, क्योंकि वो फेम कभी देखा नहीं उसने, कभी वो इतना चीजें तो देखी मैंने नहीं। ही देखा कि जो लोग थिएटर बैकग्राउंड के लोग हैं वो डाउन टू अर्थ रहते हैं हमेशा, उनको इतना ऊपर पहुंचने के बाद भी उनको कुछ ये सब चीज़ें ज़्यादा असर नहीं करती हैं। ओके। जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस रहे 3-4 लोगों के साथ, मैं बताना चाहूँगा कि जब हम नए लोग हैं, देखो जो इस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनको कोई पिक्चर नहीं दिखानी पड़ती कैसी बन रही है क्या नहीं बन रही है। हम पहली पिक्चर देखेंगे, हमको 5 रील, 6 रील, 7 रील, 8 रील, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर आते थे, बोले हमें फिल्म देखनी है। हमारा कम से कम 3-4 लाख, जो कि 2-1,500 रुपया एक फिल्म का हमको एक घंटे के लिए स्टूडियो मिलता था, जिसमें हम उनको ट्रायल थिएटर बोलते थे। तो हम ट्रायल थिएटर में उनको फिल्म दिखाते थे कि देखो हमारी ये बन रही। इवन कंप्लीट होने के बाद भी हमारी 50% ही पिक्चर बिकी हुई थी, और हमको पूरी फिल्म भी थिएटर में दिखानी पड़ी, और उससे हमारी पूरी पिक्चर बिकी। तो जो ये फिल्म स्टार किड्स होते हैं, या जो इस बैकग्राउंड के आते हैं, रियल लाइफ तो उन्होंने जी नहीं होती, वो कोई स्लम एरियाज में रही नहीं होते, उनको इसलिए उनको अनुराग बासु जैसे लोग कहते हैं कि दे आर थिएटर बेबीज, दे आर थिएटर एक्टर, दे आर ट्रायल थिएटर एक्टर, क्योंकि उन्होंने पिक्चर वहीं देखी होती है, उनको वही जीवन की सच्चाई दिखती है। बट जैसे अभी मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि अनन्या पांडे और सारा अली खान ने भी ये चीज़ बोली कि हमें भी स्ट्रगल करना पड़ा, हमें अलग अलग डायरेक्टर्स के पास जाना पड़ा। तो क्या लगता है, वो पीआर लाइन थी या फिर? देखिए, वो स्ट्रगल तो हर एक के जीवन में है, हाँ जी, ठीक है ना, लेकिन ये कहना कि हमें स्ट्रगल करना पड़ा, जो इनसाइडर्स हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं, बोलने को तो कुछ भी बोल दो, पीआर एक्टिविटी में तो कुछ भी बोल दो, पर जो जीवन की सच्चाई है
जो एक आउटसाइडर को या जो एक फर्स्ट टाइमर को स्ट्रगल करना पड़ता है, वो तो प्रैक्टिकल वो तो एक्सपीरियंसेस की बातें हैं। जो पैदा ही उस एनवायरनमेंट हुए, अनन्या पांडे बचपन से इन बड़े बड़े खान कपूरों की पार्टियों में, शादियों में, बर्थडे पार्टीज में जाती रही हैं, उनका क्या स्ट्रगल और क्या नहीं स्ट्रगल। ठीक। तो आपने काफ़ी बात करी 90 की, ये 80s की, कि काफ़ी निर्णायक मोड़ था वो उस टाइम पे बॉलीवुड का भी। तो कहीं सुनने में भी आता है ये डार्क सीक्रेट्स हैं बॉलीवुड के, कि अंडरवर्ल्ड काफ़ी इन्वॉल्व था उस टाइम पे, कि वो लोग प्रोड्यूस करते थे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, वो अपना पैसा लगाते थे ब्लैक मनी को वाइट मनी में करने के लिए। तो किस हद तक ये सच देखिए, है? तो जब मैंने फिल्म बनाई निर्णायक 92-93 में हमने शुरू करी थी, 97 में रिलीज करी। ओके। तो उस वक्त ये दो बड़ी चीज़ें हो रही थी। एक तो जो गैप था उसको सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये इस तरह के एक्टर उस जगह को फिल कर रहे थे। तो एक तो ये हो रहा था। दूसरा, उस वक्त जो अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल था बॉलीवुड पे, वो बहुत पीक पर था। और मैं आपको अपने एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि जब हम गए पहुँचे, हमको कुछ, मैंने डायरेक्टर से बोला, मैंने कहा यार कुछ सीनियर प्रोड्यूसर से राय लें भाई, यहाँ हम आए हैं, हम तो कुछ जानते नहीं। तो हम कई सीनियर प्रोड्यूसर से मिले, सुधाकर बोकाडे से भी मिले, वो अच्छे प्रोड्यूसर थे। उनकी उस टाइम साजन जैसी फिल्में, आपको पता है, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त वगैरह, ये सब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी। और हम उनसे राय लेने गए, और तो उन्होंने कहानी सुनी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। वो हमको बोले कि भाई हम आपको शाहरुख खान और काजोल देते हैं, सारी फाइनेंसिंग हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप फिल्म सिर्फ बनाओ, ऑल फाइनेंसिंग हम करेंगे पिक्चर को, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, और हम शाहरुख खान और काजोल को इसमें इन्वॉल्व। और आप लोगों को एग्री करना ही पड़ता था? अगर नहीं, तो वही तो हमारा ऑप्शन उन्होंने दिया, ऐसा कुछ फोर्स नहीं करा। तो जब हम वापस आ रहे थे, तो मैं डायरेक्टर से बात कर रहा था कि देखिए, ये जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं, ये डाउटफुल है, मुझे नहीं लगता कि सुधाकर बोकाटे जी का। और हमें दो प्रॉब्लम, मैंने कहा, एक तो सोर्स ऑफ फंड्स हैं, इन फंड्स को लेके हम फंस जाएंगे जो इलीगल फंड्स हैं। दूसरा, जब तो होता क्या है कि जब एक स्टार, अब इनकी 3-4 फिल्में आने वाली थी साथ में, करण अर्जुन वगैरह ये सब आने वाली थी। मैंने कहा उन फिल्मों में सुपरहिट हो गए तो हमारी फिल्म 6 रील में डब्बे में बंद कर देंगे, हमको डेट्स ही देना बंद कर देंगे। हम तो फर्स्ट टाइमर है, हमको शाहरुख खान या काजोल या ये लोग क्या समझेंगे? हमको बिल्कुल, वो तो जो इस्टेब्लिश करण जौहर हो गए, आदित्य चोपड़ा, या इस तरह के जो इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं, तो हम फंस जाएंगे। तो इन दो कारणों से मैंने डायरेक्टर से भी और मेरे दूसरे को प्रोड्यूसर से मैंने कहा कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। हमारे पास कमल सदाना, इंद्रानी बनर्जी, हम धीरे धीरे ओमपुरी, अमरीश पुरी हम बना लेंगे, जैसे जैसे भी करेंगे, पर हम किसी लफड़े लपाड़े में नहीं पड़ेंगे। तो पर ये था कि कंट्रोल तो था ही, और वो ऑफर भी करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो पर ऐसा फोर्स नहीं, हमको ऐसा फोर्स नहीं करा गया, कहानी हम सुनते थे। हाँ, कई ऐसी कहानियां हमने भी सुनी उस टाइम की, कि नहीं, वो एक्टर और पर्टिकुलर वही चूज करते थे, कास्टिंग वगैरह सब उनकी होती थी। बिल्कुल वो कंट्रोल तो था ही, और भी वो मना भी नहीं कर सकते, और भी बहुत कुछ चीजें होती थी। जब वो कंट्रोल ही कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से सब एक्टरों को, डायरेक्टरों को सब चलना ही पड़ता था उस। और भी बहुत कुछ चीजें पे कुछ अगर आप लाइट डालना चाहें तो? मतलब कुछ भी एक शॉर्ट जिस्ट, मतलब किसी का मन कर गया कि उनको गोविंदा का डांस देखना है, या माधुरी दीक्षित का डांस देना है, और वो कहीं किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ उनका बंदा पहुँच जाता था, वहीं से उठाया सेट से या हवाई जहाज से पकड़ाया, उन्होंने अपना डांस देखा, फिर छोड़ दिया सेट पे। तो वो पावर तो था ही। तो अब आपको क्या लगता है, वो चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है? हाँ, बिल्कुल कम हो रही है, चीज़ें कम हुई हैं, बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। तो वो इम्पैक्ट आया कैसे, वो चेंज कैसे आया इतना टाइम तक चलने के बाद? नहीं, अपने परिस्थितियाँ अपने नए रास्ते निकालती हैं, और मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट बॉलीवुड पे ज़्यादा रहा। जो साउथ की फिल्में थी, साउथ की इंडस्ट्री थी, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, बंगाली, उस पर इम्पैक्ट नहीं रहा। वो हाईलाइटेड तो अब हुई है ना? हाँ, उस टाइम पे तो नहीं हाईलाइटेड थी। हाँ, अब ये बॉलीवुड, जो अब बॉलीवुड में अब आप इंक्लूड करने लगे हो साउथ की मूवीज को भी, तमिल मूवीज को भी, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो। मैं तो इसको भारतवुड बोलता हूँ। बॉलीवुड हिंदी सिनेमा है, लेकिन मैं आज की तारीख में, मेरे से कोई बोले कि मैं, बिकॉज मुझे हॉलीवुड के अगेंस्ट एक वर्ड चाहिए, तो मैं भारतवुड बोलूँगा, जहाँ पे बंगाली सिनेमा, तमिल सिनेमा, मलयालम सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, और जो हमारे रीजनल सिनेमाज हैं, सब एक साथ मिलके अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कंसोलिडेट होगी। अब वो जो गैप है ना, वो खत्म हो जाएगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मेरा तो ये बल्कि मानना है कि जिस तरह से एक मैं साइकिल देख रहा हूँ, मैंने इस फिल्म में मेंशन करा है कि एक ना काल चक्र होता है। जब इंडस्ट्री शुरू हुई, पहले 30 साल, क्योंकि वो महाराष्ट्र में थी, मराठी एक्टर्स
आप देखो सचिन वगैरह और ये संजीव कुमार, मराठी एक्टर्स का समय था, मराठी डायरेक्टर्स का समय था, वो रूल करते थे। फिर एक पीरियड आया जब बंगाली बासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी, और आप देख रहे थे कि उसी दौरान में वो बॉलीवुड को रूल करने लग गए, और क्योंकि जो जिस कल्चर का होता है वो उस कल्चर को प्रमोट करता है। तो जब शुरू में इंडस्ट्री शुरू हुई 1930s से 1960s के बीच में, उस वक्त आपको मराठी कल्चर बहुत हिंदी फिल्मों में देखने को मिलेगा, और 1960s से 1990s के बीच में आपको बंगाली कल्चर बहुत देखने को मिलेगा। आप आनंद फिल्म देख लो, और देख लो आपको बंगाली स्टाइल, बंगाली फिल्में, क्योंकि जो डायरेक्टर होते थे, राइटर होते थे, उधर के चलते थे। 1990s में क्या हुआ कि जो पंजाबी सिस्टम है और जो खान्स का सिस्टम है उसने टेक ओवर कर लिया। तो 1990 से और जो अगले 30 साल रहे उसमें जो हमारा इंडियन कल्चर पीछे चला गया, इन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट नहीं करा, सिर्फ लंदन न्यूयॉर्क पेरिस, लंदन न्यूयॉर्क पेरिस वही चल रहा था। और जो मेरे को आज ध्यान नहीं आता, पिछले 30 साल में आज भी हमारे कोई त्यौहार होते हैं, हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, हम भजन सुनते हैं वो 1960s 70s 80s के भजन ही सुनते हैं। मुझे 1990 से अब तक कहोगे भजन ही हो गए, राम नवमी में या कृष्ण जन्माष्टमी में हमने वो भजन सुन, वो पुराने भजन जो गाए में उन्हीं को सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इंडियन कल्चर वापस आए। और साउथ जो आप देखो, साउथ में अगर हम पुष्पा भी कोई फिल्म देखोगे उसमें मंदिर का रोल, उसमें कल्चर का रोल, उसमें मतलब इवन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों का रोल, वेदों का रोल, आप डायलॉग सुनते चले जाओ और उसमें उनकी भरपार बढ़ी हुई है और लोग लाइक कर रहे हैं उसको। जैसे हर फील्ड में हो रहा है, राम भगवान जी का मंदिर भी बन गया और भी सारी चीज़ें हो रही है। तो हिंदुइज्म का जो रिवाइवल है और उस कल्चरल रिवाइवल के साथ सिनेमा रिवाइवल भी साथ में चल रहा है। तो जैसे अभी आपने बात करी कि हम पुराने टाइम के भजन सुनते थे, आज के टाइम पे भी सुनते हैं, तो उस टाइम एक काफ़ी मशहूर नाम था गुलशन जी का। तो वो अंडरवर्ल्ड से ही उनका कुछ रिलेटेड था कि जब उनकी किलिंग हुई, उनका असैसिनेशन हुआ, तो काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई अंडरवर्ल्ड से उस टाइम पे कि वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे। एंड आई गेस 16 शॉट भाई जो देखिए, हम भी तो सुनते ही हैं, अखबार में पढ़ते ही हैं। हाँ जी। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे, मैंने आपको पहले भी एक डायरेक्टर का नाम लिया, और डायरेक्टर उसका सुधाकर बोकाडे जी, हाँ जी, उस टाइम कई ऐसे थे, मुकेश दुग्गल तो जी थे। ऐसा होता था कि जो लोग खिलाफ खड़े होते थे उनको, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाता हो, फंडिंग को लेके या रिटर्न्स को लेके। इतना डिस्प्यूट के 16 गोली मारी उनको। अब वो तो गोलियों की तो कोई लिमिट नहीं होती ना। तो वो जब आप एक ऐसे सोर्स के साथ एसोसिएट होगे और फंडिंग करोगे तो रिस्क इन्वॉल्व तो रहते ही हैं। ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब आपने बताया कि खान्स ने टेक ओवर किया बॉलीवुड पे, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी काफ़ी इन्वॉल्व हुई, तो उस टाइम पे नए जो लोग थे, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि नए लोगों को एक्टर बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये आज की डेट में वो नेपोटिज्म वर्ड जो है काफ़ी कम यूज़ होता है काफ़ी। तो क्या आपको लगता है सोशल मीडिया का भी इसमें हाथ था कि अब जैसे सोशल मीडिया काफ़ी इतना इन्वॉल्व है सारी चीज़ों में, लोगों ने देखा, लोगों ने परखा, लोगों ने खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि नेपोटिज्म अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या फ़र्क? देखिए क्या है कि सबसे पहले मैंने इस बुक में भी हाईलाइट करा है, मेरा एक चैप्टर नेपोटिज्म पे है। ओके। हम आधी अधूरी बातें करते हैं हम, और हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर होना है। मैं 4 वर्ड्स यूज़ करता हूँ लेकर, एक मैं बोलता हूँ इनसाइडर, एक मैं बोलता हूँ वंशवादी, एक मैं बोलता हूँ नेपोटिज्म, और एक मैं बोलता हूँ आउटसाइडर। अब वंशवादी है, आज की तारीख में मेरे ख्याल से नंबर 1 वंशवादी जो चौथी जनरेशन में है वो रणबीर कपूर है। तो ये तो हो गए वंशवादी। इनसाइडर वो इंसान हुआ जो बॉलीवुड की चीज़ों को मैनेज और कंट्रोल कर सकता है, वो कोई भी हो, जो बॉलीवुड के इवेंट्स को, बॉलीवुड में क्या हो रहा है उसको कंट्रोल कर पाए, बदल सके सिस्टम को, वो इनसाइडर हो गया। नेपोटिज्म बड़ा सिंपल है, आप किसी की दूसरे का एक टैलेंट का कैरियर बर्बाद करना चाहो, नेपोटिज्म है। जब आप किसी भी इंसान, एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर को की ज़िंदगी आप बर्बाद करना चाहो, राइटर की या डायरेक्टर की, वो नेपोटिज्म है। कोई एक एग्जांपल? और आउटसाइडर मैं भी देता हूँ आपको, और आउटसाइडर का मतलब हो गया जो बाहर से गया है और वो नेपोटिज्म का शिकार है। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, विवेक ओबराय वंशवादी हैं, सुरेश ओबराय के बेटे हैं, इनसाइडर हैं, इंडस्ट्री के अंदर के उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, सब हैं, लेकिन वो नेपोटिज्म के शिकार हैं। ही इज विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म। तो ये कैसे? ये विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म। दूसरी तरफ आप सलमान खान जी को देखिए, सलमान खान जी वंशवादी हैं, सलमान खान जी इनसाइडर हैं, लेकिन वो नेपोटिज्म के लिए फेमस है। वो किसी के भी कैरियर बर्बाद करवा सकते हैं और कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो कहानियाँ अवेलेबल हुई हैं कि विवेक ओबराय को फिल्में ना मिलने का एक बहुत बड़ा कारण और भी है। आउटसाइडर में चंद्रचूड़ सिंह का करियर सफ़र हुआ। चंद्रचूड़ सिंह जो हैं बहुत अच्छे, उनका
माचिस पिक्चर आई थी बड़े, लेकिन क्या एक लेवल से उठने की कोशिश करेंगे आपके पर काट देंगे। अब वो उस ताकत को वेलफेयर के लिए यूज़ करे या नेपोटिज्म करके औरों के करियर के लिए बर्बाद करने के लिए यूज़ करे, ये एग्जाम्पल है। शाहरुख खान इज नॉट ए वंशवादी। जब उनकी डंकी फिल्म रिलीज हो रही थी उसी वक्त प्रभास की सालार 1 भी फिल्म रिलीज हुई और उन्होंने पूरी तंके की चोट लगा ली कि कोशिश कर ली कि वो नॉर्थ इंडिया में ना सालार रिलीज हो। और मैं आपको इसी में एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी फिल्म भी रिलीज वहीं हुई थी। एक बॉम्बे में एक थिएटर है जिसका नाम है मराठा मंदिर, जो कि बॉम्बे सेंट्रल के सामने है। वो वहाँ का बहुत ऑस्पिशियस थिएटर, पुराना थिएटर माना जाता है। अगर बॉम्बे में फिल्म रिलीज हुई और मराठा मंदिर में नहीं रिलीज हुई तो वो बहुत अपशगुन माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में। मराठा मंदिर में होना ही होना है। अब हमको मजबूरी में, हमको फिल्म रिलीज नहीं करने दी जा रही थी 97 में 98 में, हमको मजबूरी में रमज़ान के महीने में रिलीज करनी पड़ी। रमज़ान के महीने में कोई बॉलीवुड सुपरस्टार रिलीज नहीं करता क्योंकि 30 से 40% ऑडियंस खत्म हो जाती है, कोई रिस्क नहीं लेता। ईद में करेंगे, न्यू ईयर में करेंगे, क्रिसमस में करेंगे, दिवाली पे करेंगे, रमज़ान में हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमने मराठा मंदिर में अपनी फिल्म रिलीज करी। मैं खुद गया वहाँ, कोकोनट तोड़ा, गणेश वंदना करी और हमने थिएटर देखा। 60-70% फुल था। फर्स्ट हॉल 12 बजे शुरू, फर्स्ट थिएटर 12 बजे शुरू हुआ। तो वो एक वो था। और आप देखिए कि ये जो टर्न अराउंड आप इंडस्ट्री का देखिए कि जब डंकी और सालार एक साथ रिलीज हुई तो डंकी मराठा मंदिर में रिलीज नहीं हुई। ये हिस्ट्री है कि बॉलीवुड की कोई फिल्म, सुपरस्टार की फिल्म मराठा मंदिर में ना रिलीज हो, वहाँ रिलीज हुई सालार 1। तो ये एक ट्रेंड दिखाता है कि एक चेंज हो रहा है ट्रेंड का। और जहां पे मैं ये समझता हूं कि मल्टीलिंगुअल फिल्म्स का कॉन्सेप्ट, अब आप मुझे भी जो फिल्म है मैं सोच रहा हूं मैं साउथ में जाकर मैं हिंदी में भी कर दूंगा, तमिल में, तेलुगु में। अब वो कॉन्सेप्ट हो गया कि हिंदी में ही फिल्म रिलीज होगी या एक तमिल में फिल्म रिलीज होगी, दैट इज गोइंग। अब तो ऑल इंडिया की जो भी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं उन सब में फिल्म साइमल्टेनियसली रिलीज होने का समय आ गया। तो एक इंडस्ट्री यूनाइट हो रही है। तो जैसे नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं हम, तो बाहर आज की डेट में अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बोलता है ना कि मुझे हीरो बनना है, मेरे को हीरोइन बनना है, मेरे को एक्ट्रेस बनना है, तो पेरेंट्स उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। मेनली अबाउट गर्ल्स, कि वो बाहर के आउटसाइडर जो हैं आते हैं कंपनी में, मतलब इंडस्ट्री में, एंड वो शिकार होते हैं कास्टिंग काउच के, उस स्कैंडल के। तो देखिए जहाँ तक तो दो इश्यूज हैं इसमें। एक बाहर से लड़कियाँ जो इंडस्ट्री में आती हैं, एक वो इशू है। तो वो तो आउटसाइडर, मुझे याद है मैंने अपनी किताब में, दिव्या दत्ता जी थी, एक्टर हैं सपोर्टिंग में, मेरे ख्याल से वो है तो हीरोइन मटेरियल, लेकिन आउटसाइडर थी तो उनको मौका नहीं मिला। तो हम जब अपनी फिल्म कर रहे उस टाइम में एक फिल्म फेयर ने एक अवार्ड करा था। फिल्म फेयर कभी कभी, अब बाई चांस लकीली आई डोंट नो पिछले 25-30 साल में इसने, क्योंकि राजेश खन्ना भी उसका प्रोडक्ट है, सुभाष घई भी उसका प्रोडक्ट है। सुभाष घई आए थे एक्टर बनने, सिलेक्ट हुए थे वो टैलेंट अवार्ड में। 3 फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई, फिर वो डायरेक्टर बन गए। टाइम में 3, सोनाली बिंद्रे, दिव्या दत्ता और हमने जो हमारी जो हीरोइन इंद्रानी बनर्जी, ये 3 सिलेक्ट हुई थी बेस्ट एक्ट्रेस में, जो फिल्म फेयर ने करा था। तो हमने कोशिश करी थी दिव्या दत्ता जी को लें। अब दिव्या दत्ता जी के साथ हम तो फर्स्ट टाइमर थे, लेकिन क्योंकि वो होता है कि भाई फंसा लो, तो हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही बनाया कि आप अगली 3 फिल्म हमारे साथ इसी रेट पे करोगी। लोग क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं न्यू कमर्स को, वो मेल हो या फीमेल हो, उसको सप्रेस करने के लिए कि आपकी अगली फिल्म तब तक रिलीज़ नहीं होगी जब तक हमारी फिल्म ही रिलीज़ होती। अब आपकी फिल्म अगर 3 साल डिले होगी तो मटके पड़े हैं। आदमी फंस जाता है न्यू कमर इस चक्कर में कि उसको ब्रेक मिले, वो किसी भी चीज़ पर साइन कर देता है। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, वो फंसा लेते हैं और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना मुश्किल होता है। और हर आदमी फाइट नहीं कर सकता इन चीज़ों को। जैसे जो हम कंगना रनौत ने जो फाइट दिखाई है, वो फाइट हर एक के बस की नहीं है, पर उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया कि आप फाइट करके कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ये चीज होती थी पहले के टाइम में, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह और जो आपने कास्टिंग काउच की बात करी, देखिए कास्टिंग काउच तो एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मीटू ये हर इंडस्ट्री में है। मैं जानता हूं कि इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में जिन जॉब्स में जिन लोगों को ये जॉब मिलती है कि आप लोगों को एम्प्लॉय करो, वो कास्टिंग काउच का यूज करते हैं। आपको अगर राइज करना है, आपकी औकात नहीं है लेकिन आपको हायरार्की में राइज करना है कंपनी में, वहाँ यूज़ होता है। कई बार म्यूचुअल भी होता है, कई बार ये हर इंडस्ट्री में है। क्योंकि बॉलीवुड एक सेलिब्रिटी या फिल्म इंडस्ट्री एक सेलिब्रिटी इंडस्ट्री है। इंडिया में 3 इंडस्ट्री सेलिब्रिटी हैं, एक क्रिकेट, एक बॉलीवुड और एक पॉलिटिक्स। तो इंडियंस ये 3 चीज़ों के बारे में हमेशा सुनने को तैयार रहते हैं और मजे आनंद लेते हैं, क्रिकेट का, बॉलीवुड का और उसका। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो होंगी, वो रुक नहीं सकती, बिकॉज वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो अभी भी आपको लगता है ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है या धीरे धीरे कम हो रही है ये चीज़? नहीं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन दी फिल्म मेकर्स, पर्टिकुलरली डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, वो किस तरह का रिलेशनशिप।
तो अब अगर उनका हमारे फिल्म बनी, हमारे साथ भी ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन हम इनों में अब अगर आप देखिए, मैं बहुत बार सोचता था कि आउटसाइडर जो है 100 अगर आउटसाइडर बॉलीवुड में या सिनेमा बनाने जाते हैं, दो सक्सेस होते हैं फिल्म कंप्लीट करने में, और एक उसमें सक्सेस होता है उसको वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज। वन ऑफ द कारण इसके लोग भटक जाते हैं। हम लोग गए, हम फिल्म बनाने के, हमको कोई फर्क लेना देना नहीं है हीरोइन है क्या नहीं। लोग क्या करते हैं, जाते फिल्म बनाने हैं, फिर वो इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें, कास्टिंग काउच फास्टिंग काउच, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो जो फोकस होता है कि हमें एक फिल्म बनानी है, कमर्शियल सिनेमा बनाना है, मेहनत करनी है, इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज करना है, उससे भटक जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। बट लोग डरते भी तो है ना कि वो मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पाता उनको इन सब चीजों के चलते हुए, जैसे आप बता रहे हैं कि नेपोटिज्म और ये सारी चीजों के हाँ, चलते। तो यही तो मैं आप मेरे से तो लोग सोचते हैं शॉर्टकट मेरे ले से ले। काफी लोग पूछते हैं कि आपने सक्सेसफुल फिल्म बनाई, 97 में रिलीज हुई और 28 साल हो गए, आपने क्यों नहीं बनाई? बिकॉज मैंने देखा कि जो नेपोटिज्म है वो आपको उठने नहीं देगी। एक तरीका है उसमें क्या तरीका है हमारे, मैंने कई OTT के जो OTT में फिल्म लगाना, मेरे पास ऐसे जान पहचान लोग हैं जिनके पास 100 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ पड़ा हुआ है कैश, और उनके पास डायरेक्टर भी हैं, उनके पास एक्टर भी हैं, स्टोरी नहीं है, लेकिन स्टोरी भी है, सब कुछ है। लेकिन वो जब अमेजोन के पास, नेटफ्लिक्स के पास या किसी OTT चैनल के पास जाते हैं तो वो बोलते करण जौहर फिल्म्स पे जाओ, जावेद अख्तर फिल्म्स पे जाओ, पूजा भट्ट फिल्म्स पे जाओ, उनके थ्रू आओ। अब कहीं ना कहीं वो सही किस लिए हैं, क्योंकि जब एक नेटफ्लिक्स जैसा चैनल, OTT या कोई भी होता है, उसको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कंटेंट चाहिए। अब मैं तो भैया एक फिल्म बनाऊंगा, तो वो ये क्या कर लेते हैं भाई, करण जौहर से या आदित्य चोपड़ा फिल्म से या पूजा भट्ट फिल्म से या उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपको इतना कंटेंट देंगे ही देंगे। तो अब आप जब अपनी फिल्म बनाने जाते हो, वो कहते हैं फरहान अख्तर से मिलो। अब फरहान अख्तर से मिलो तो वो आपको 10 से 12% ब्याज देगा। मतलब वो कहेगा ठीक है, आपका प्रोडक्शन में नाम दे देंगे, पैसा तो हम ही खाएंगे, मलाई तो हम ही खाएंगे। तो प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप इस सिस्टम को ब्रेक कैसे करो कि आप। और मेरे ख्याल से, मैंने अभी इस बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करी, पर मैं साउथ की जो फिल्में देखता हूँ जो कि लो बजट के करके और बहुत अच्छी फिल्म, आई थिंक साउथ में इतना ज़्यादा शायद नेपोटिज्म नहीं है जितना हमको बॉलीवुड में दिखता है। उधर रिलेटिवली अगर आपकी अच्छी फिल्म वो कंटेंट देखते हैं और कंटेंट मुझे आज भी, मैं ध्यान हूँ, लोग कहते हैं थिएटर में लोग नहीं जा रहे थिएटर। बड़ी अजीब सी बात है कि मैं कई बार इंस्टाग्राम में देखता हूँ कि एक पिक्चर सुपर हिट डिक्लेयर होती है और PVR आइनॉक्स का शेयर 5% गिर जाता है। तो वो कहते हैं हमारी समझ नहीं आती, पिक्चर डिक्लेयर हुई कि इसने इतना काम करा, तो भैया वो नकली है। दैट रिपोर्ट्स आर ऑल नकली, दैट आर फॉल्स। जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है, जो सोशल मीडिया में शेयर करी जा रही है, PVR को तो नुकसान हो रहा है, उसके हॉल तो खाली पड़े हैं सारे के सारे, वहाँ तो कोई थिएटर में जा ही नहीं रहा है। वो तो किताबों में और अपने वो जो इन्फ्लुएंसर्स है वो दिखाए, शाम को इन्फ्लुएंसर मिलते हैं एक फिल्म के, वो कहते हैं अच्छा क्या दिखाएं, 20 करोड़ का कलेक्शन, चलो भाई सारे के सारे डाल देते हैं, 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़। किसी के पास डाटा नहीं, किसी के पास कुछ नहीं। तो सर जैसे अब लोग कहते हैं कि आप भी प्रोड्यूसर रह चुके हैं, अगर आप लॉस में थे तो आप लॉस में जाके आगे लोगों को बता नहीं सकते थे उस टाइम पे। तो आज की डेट में लोग जब कहते हैं कि वो नंबर्स, आप कह रहे हो कि वो नंबर्स गलत होते हैं, उस पर क्या टेक है आपका? देखिए, अब जैसे अगर आप बॉक्स ऑफिस की किताबें पढ़ेंगे, उसमें दिखाया जाएगा कि निर्णायक वॉज ए डिजास्टर। अब डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि एक फिल्म मान लो 100 रुपये में बनी, उसमें अगर वो 50% तक कमाती है तो उसको फ्लॉप बोलते हैं। मतलब उसने अगर 60% रिटर्न लिया, 70% रिटर्न लिया, 100 रुपए की फिल्म बनी, 60 रुपए कमाए, 70 रुपए कमाए, वो फ्लॉप है। अगर उसने 50 से नीचे, मतलब मान लो 30% की रिकवरी आई, 40%, तो उसको डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर की भी डेफिनेशन है। क्या क्राइटेरिया रहता है? हम बोलते हैं भैया डबल द अमाउंट बनाए तो हिट, और चार गुना बनाए तो सुपर हिट, और उससे ज्यादा बना लिया तो ब्लॉकबस्टर। तो ये टर्मिनोलॉजीज है, पर ये फैक्चुअल फिगर्स कहाँ से आते हैं? कोई पिक्चर किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है। किसी ने कैसे लिख दिया कि बॉलीवुड हमारी जो निर्णायक थी डिजास्टर थी, 70% तो हमारे को टेबल पे, पिक्चर रिलीज से पहले हमारी 70% की रिकवरी थी। उसके बाद बिकॉज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर, उसके भी कारण मैंने लिखे हैं कि किस किस कारण से आपके डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं आपको पैसे देते। वो डिस्ट्रीब्यूटर ही कलेक्ट सेल्स नहीं दिखाते कितनी हुई है, वो सब छुपाते रहते हैं आपसे। आप कहाँ कहाँ भागते फिरोगे, कितने वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर वो जो एनुअल रिपोर्ट या मंथली हर हफ्ते उनको भेजनी पड़ती है इस थिएटर में लिए, वो सब झूठी फूटी भेज देते हैं। हम किसकी, इंडिया में इतने सारे थिएटर है, मेरी पिक्चर 64 थिएटर में रिलीज हुई, मैं कहाँ ऑल इंडिया जाके चेक करता फिरूंगा। एजेंसीज हैं वो भी उनसे पैसे खा लेती है। इट वॉज वेरी टफ दैट टाइम। तो जैसा आपने बताया कि अभी बॉक्स ऑफिस में ये नंबर्स सही नहीं आते, आपने बताया आपकी मूवी 70% आपके टेबल पे था, 30% का वो कह रहे हैं कि 30% से भी नीचे कमाया, तो वो क्या टेक है? मतलब क्या स्कैम कैसा है वो? तो
यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो उसमें बताते हैं कि निर्णायक एक डिजास्टर हुई। तो डिजास्टर क्या, पहले तो आपको ये बोल तो देते हैं ब्लॉकबस्टर, आप पहले आप समझो क्या है। तो अगर 100 रुपए में फिल्म बनती है उसकी कॉस्टिंग, तो अगर वो 50%, 60%, 70%, 80%, 90% ठीक है, रिकवर करती है तो हम उसको बोलते हैं फ्लॉप। अपना पैसा पूरा रिकवर नहीं कर पाती, फ्लॉप तो flop हो लेकिन अगर वो 20, 30, 40 अप टू 50 कवर करती है तो हम उसको डिजास्टर बोलते हैं। इसी तरह जब वो डबल पैसा कमाती है तो हम उसको हिट बोलते हैं, 2 गुना 4 गुना कमाती है तो हम उसको सुपर हिट बोलते हैं, उससे ज्यादा कमा देती है तो ब्लॉकबस्टर। ये तो एक पेपर डेफिनेशन है। एक्चुअल फैक्ट्स फिगर्स कितने बॉक्स ऑफिस में हो रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। हमारे भी 70% हमने टेबल पे रिकवरी कर ली थी, और हमारी फिल्म हमें न्यूज़ मिलती थी कि वो 6-6 महीने से लगी हुई है बिहार में, नेपाल में, यूपी के कई एरियाज़ में। हमारे जो कई वर्कर थे और हमारे जान पहचान के बोले सर आपकी पिक्चर तो यहाँ अच्छी चल रही है, और वो हमको रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर भेजते थे कि जीरो कलेक्शन, थिएटर में लगी नहीं। हम कहाँ का पूरी इंडिया में 64 प्रिंट से रिलीज, तो वो पैसा वहीं के तो वहीं, वो पैसा वही अपने वो बराबर हो जाता है। वो आते हैं जैसे, मतलब इवन बुक राइटिंग में हर बंदा रॉयल्टी प्रॉपरली नहीं देता, वो सेम पोजीशन इसमें भी है कि आपकी बुक राइट जिस जो पब्लिशर है, बहुत लोग पब्लिशर से क्यों डरते हैं, बिकॉज पब्लिशर करेक्ट सेल्स ही नहीं दिखाता आपको। तो सेल नहीं दिखाएगा तो आपकी फैक्ट नहीं पता चलेगा। तो जब भी आप बॉक्स ऑफिस की बात करें, आपको 4 चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली चीज़ ये कि वो फिल्म की एक्चुअल कॉस्टिंग क्या आई है, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, और वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि ये पिक्चर इतने की बनी। दूसरा ये आना चाहिए कि उसकी थिएटर कैपेसिटी कितनी रिलीज हुई। 4000 थिएटर में रिलीज हुई, 4000 थिएटर, हर थिएटर की कितनी कैपेसिटी है, उस थिएटर में टिकट चार्जेस क्या है, तो अगर वो हाउसफुल रहे तो कितना, क्या, तो कैपेसिटी कितनी है। तीसरा क्या कि उसने जो कलेक्शन करा है, जो उसने थिएटरिकल कलेक्शन उसने करा है, उसकी आपकी डिटेल, ये सारी चीज़ें जो हैं। और फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि जो पैसा है ये 3 हिस्सों में बढ़ता है। 3 हिस्सों में, 3 हिस्सों में एक हिस्सा जाता है प्रोड्यूसर को, एक जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, एक जाता है थिएटर ओनर को। अब वही पिक्चर अगर मान लो 30 करोड़ कमा रही है, लेकिन वो 100 थिएटर से कमा रही है और वो 1000 थिएटर से कमा रही है, तो अगर 1000 थिएटर से कमा रही है तो मेजर कमाई उसकी थिएटर वालों पे चलेगी, क्योंकि थिएटर वाले फ्री में तो देंगे नहीं। और अगर 100 से कमा रही है तो उसकी सीक्रेट में कमाई प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर पे गई। लोगों को पता ही नहीं चलता वो कि ये 200 करोड़ रुपया जा कहाँ रहा है, किस किस के पास जा रहा है। ठीक है ना। प्रोड्यूसर को हम तब बोलेंगे कि उसकी पिक्चर हिट है जब उसका पैसा रिकवर हो गया और उसने दुगना तिगना चौगना कर लिया। हाँ। तो ये 4 चीजें जो हैं, जब तक आपको नहीं पता चले कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और कितनी थिएटर में, आप ये देखिए, आप कोई फिल्म को देख लीजिए कि इसने 30 करोड़ कमाया, मतलब से फ्राइडे को लगी 30 करोड़, ठीक है, वो नहीं है। आप ये देखो कि अगर उसकी कैपेसिटी फुल होती है, आपको 90% केसेस में मिलेगा कैपेसिटी थी 300 करोड़ की। अगर वो पूरा हाउसफुल जाता ही पूरी फिल्म तो कैपेसिटी 300 करोड़ की कलेक्शन आती है बॉक्स ऑफिस से। आई आपकी कितनी, 30 करोड़, तो आपको 10% ही तो आई भाई। कहाँ से हिट होगी पिक्चर, वो हिट कहाँ से होगी पिक्चर। तो ये सब एक हमें ये स्टैटिस्टिक्स बाहर आनी चाहिए लोगों को। आजकल ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, आजकल इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन का जमाना, आईटी हम बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन ही नहीं आती। तीसरा ये कि अगर वो मैंने कहा कि उसने जो हम बोलते हैं कि इसने 30 करोड़ कमाया, उसका ही हमको नहीं पता। वो शाम को 8-10 इन्फ्लुएंसर मिलके बैठ जाते हैं कि ठीक है भाई आज हम बोल देते हैं भाई आज की कलेक्शन इतनी हुई, कोई कंफर्म करने वाला नहीं, कोई वेरीफाई करने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाली, हवा में चल रही है मामला सारा। चौथा, हमको ये नहीं पता, नॉर्मली में 40-30-30 होता है नॉर्मल में। ये A क्लास, B क्लास, C क्लास थिएटर्स के ऊपर, अगर दिल्ली का थिएटर है तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को और प्रोड्यूसर को कम मिलता है, वहाँ थिएटर ओनर की कॉस्ट ऑफ थिएटर ज़्यादा होती है। तो और यही आप B क्लास, C क्लास सेंटर चले जाओगे तो इवन अप टू 50% प्रोड्यूसर को मिल जाता है। वो वेरी करता है थिएटर किस लोकेशन में क्या नहीं क्या। वो हमारे पास ब्रेकअप आनी चाहिए कि कितने प्रोड्यूसर के गए, जो अगर 200 करोड़ कमाए कितने प्रोड्यूसर पे है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये 4 चीज़ें हमेशा आपके इन्फॉर्मेशन, तब हम बॉक्स ऑफिस मालेंगे, अदरवाइज ये सब दिखावा है, स्कैम है। तो ये अब जैसे हम स्कैम के ऊपर आए हैं इस सब चीज़ों में, आप कह रहे बॉक्स ऑफिस एक स्कैम है, तो ये जो अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, आईफा अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये भी आपको लगता है कि फिक्स्ड होते हैं, या फिर ये रॉ टैलेंट पे? सारी चीज़ें मार्केटिंग, उस एक्टर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इस एक्टर को प्रमोट करना है, आप उसको कोई अवार्ड दे देंगे। वो अवार्ड जब वो पूरे वर्ल्ड में उसकी शो होंगे, फिल्म फेयर अवार्ड, और ये अवार्ड तो पॉपुलर हो जाता है वो, और बहुत लोग तो उसके लिए पैसे भी देते हैं कि यार मेरे को डाल दो तो इतने पैसे दे दूंगा मैं। ये तो नोन है, जहाँ सारे अवार्ड्स, हमें भी अवार्ड्स के ऑफर आते हैं, कहते जी 25,000 रुपये दे दो आपको अवार्ड में डाल देंगे। तो वो उनको शो करना है, उनका खर्चा लगता है, वो भी तो पैसे पूरे करने हैं। तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि भाई कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि 90% तो हम पैसा कमा के करेंगे, लेकिन 10 हम जेन्युइन देंगे।
10 जेन्युइन देंगे, उनसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन 90% तो भैया पैसे दे और अवार्ड ले, और पैसे दे और अवार्ड ले। ये सब इंडस्ट्री में है और ये चलता आ रहा है, और ये चलता आ रहा है। ये सिर्फ सिनेमा ही नहीं है, अवार्ड्स का मतलब ही एक धंधा है, तो जैसे पैसा कमाने का धंधा है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड है ऑस्कर। आपको लगता है ऑस्कर भी कहीं ना कहीं ऐसा? सब जगह देखिए, सिस्टम तो वही है ना, ह्यूमन ब्रेन वही है, ह्यूमन माइंड वही है, ह्यूमन थिंकिंग वही है, ह्यूमन कॉन्सेप्ट भी वही है, एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। हम तो जैसे कोई बॉलीवुड मूवी या कोई इंडियन इंडस्ट्री की मूवी अगर नॉमिनेट भी हो जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं उस टाइम पे कि ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है हमारी, ये है वो है। तो उसकी इतनी अहमियत क्यों दी गई है अगर सब कुछ चीजें सबको लग रहा है कि क्योंकि वो ब्रांडिंग ऐसी बना दी गई है ना। यू सी, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ब्रांड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। ओके। और वो ब्रांड जब क्रिएट हो जाते हैं, उसके लिए खर्चा होता है, लोग उस ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, लोग मानते हैं। तो लोगों के माइंड को ही कंट्रोल करना ना, माइंड को ये बताना है कि ये सही है, ये गलत है। वो बाद में जाके अगर एक्सपोज हो जाए क्या है, फिर लोगों को सच्चाई पता चलती है। अभी वो मैं कल परसों में एक वो देख रहा था, लारा दत्ता का एक आ रहा था इंटरव्यू, तो उसमें वो कह रही थी कि आप जितने स्टार्स को देखते हो जो कपड़े पहने सब उधार के कपड़े हैं, ये बाद में कंपनी को चले जाते हैं, इनका कुछ भी नहीं है इनके पल्ले, गाड़ियां भी चलाते हैं वो भी उधार की, कपड़े भी पहनते हैं वो भी उधार के। लोग सोचते हैं यार इसने कितना क्या कर लिया, सब उधारी का काम है। तो दिखता कुछ और है, होता कुछ है। ग्लैमर वर्ल्ड इज सब ग्रीन वर्ल्ड। तमन्ना भाटिया ने एक इंटरव्यू में बोला था, एक स्पेसिफिक टर्म यूज करी थी कि वी आर लग्जूरियस लेबर्स, कि हम जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, हम जो ये सब पहनते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि भाड़ी की ये सब चीज़ें, तो शी यूज द टर्म लग्जूरियस लेबर्स। हाँ, तो वो वही चीज़ है और क्या। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बॉक्स ऑफिस स्कैम होते हैं, उसमें काफ़ी पीआर स्टंट होते हैं, आईफा अवार्ड्स वगैरह, ये भी सब पीआर स्टंट में होता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी आपको लगता है कि एक एक्टर को फेमस करने के लिए उससे चीज़ें जोड़ी जाती हैं। अब सपोज किसी एक्टर को, शाहरुख खान की अगर हम बात करें, तो उसकी फैमिली को उसको जोड़ा जाता है कि ही इज़ अ फैमिली मैन, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप से शादी करी उन्होंने, एंड बाकी सारी चीज़ें। तो अगर हम उस टॉपिक पे अगर आएँ, तो जैसे आर्यन खान का केस अगर आपको याद होगा, एनसीबी ड्रग केस, ये पकड़े गए थे तब, तो उसके ऊपर काफ़ी विवाद उठा था कि जो समीर वानखेड़े थे, जो पर्टिकुलर वो केस संभाल रहे थे, वो थोड़ा साइलेंटली भी चीज़ें कर सकते थे, बट उन्होंने वो चीज़ काफ़ी बिना साइलेंसर के लोगों को सामने दिखाई, क्योंकि वो बड़ा केस था, काफ़ी रिनोन केस था। तो उसमें आपका क्या टेक रहेगा? देखिए, अब जब आप पॉपुलर हो, नाम और बदनाम तो दोनों साथ चलते ही हैं। वो कब कौन किसी सवाल ये है कि क्या आर्यन ड्रग्स लेता था या नहीं लेता था, क्या बेटा जो है वॉज यूज टू टेक ड्रग्स। और तो पीछे उस दौरान जब ही हुआ, कई सलमान खान के कुछ इंटरव्यूज़ आए कि मैंने अपने बेटे को खुला छोड़ रखा है, कि तू टीनेजर है, शाहरुख खान के कि तू टीनेजर है, अफेयर्स भी कर सकता है और ड्रग भी, लाइफ को एक्सपीरियंस करो। अब वो बच्चा लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है। अब एक ये लाइफ एक्सपीरियंस का तरीका है, और एक माधवन का बेटा जो है ओलंपिक्स में स्विमिंग चैंपियन बन रहा है, गोल्ड। दोनों सेम टाइम पे न्यूज़ आई। एक तरफ न्यूज़ आई कि माधवन का बेटा ओलंपिक स्विमिंग, तो ये फ़र्क है। और ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब आप उस लेवल पे पहुँच जाते हो, किसी भी फील्ड में पहुँच जाते हो, आप पेरेंटिंग में लैक कर जाते हो। आप बच्चों को एक अच्छे संस्कार देना हो, कैसे अच्छे पेरेंटिंग करनी है, बच्चों को कैसे आपको ट्रेनिंग देनी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, उसमें आप लीक कर जाते हो। और वो इसका आई थिंक जीता जागता सबूत है कि हम जब कंट्रोल ही छोड़ देते हैं, हम किसी तरह का समय नहीं देते बच्चों को कि हम क्वालिटी टाइम देना चाहिए, उनको सही गलत सिखाना चाहिए, वही बच्चा उसी एज का ड्रग एडिक्ट बन जाता है, वही बच्चा उस एज का ओलंपिक चैंपियन बन जाता है। आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ बिग रोल। तो वो चीज़ जैसे हमने बात करी उस केस के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो शाहरुख खान के साथ मेरे ख्याल से जब जितनी भी चीज़ें सामने आई समीर वानखेड़े के, तो कहीं ना कहीं वो जानबूझ के ये दिखाना चाह रहे थे कि शाहरुख खान चाहे कितने भी बड़े स्टार हों, मैं एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ एंड ये सारी चीज़ें मैं गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ। बट कई उनको बाद में सस्पेंड भी किया गया किसी केस के चक्कर में चलते हुए। तो आपको लगता है कि वो अपनी पब्लिसिटी के लिए भी उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की होगी? इस चीज़ में तो डिटेल में हम जा नहीं सकते, पर डेफिनेटली जब आदमी एक लेवल पे पहुंचता है तो उसके एनिमीज भी बढ़ते हैं और उसके फेवर वाले भी बढ़ते हैं। तो वो टसल तो असुर और सुरों की टसल तो हमेशा ही चलती रहेगी। तो सर जैसे उस टाइम पे एक और केस सामने आया था सुशांत सिंह राजपूत का, तो वो ही वॉज एन आउटसाइडर, काफ़ी उन्होंने नेम कमाया उस इंडस्ट्री में। तो क्या लगता है आपको, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, वॉज इट अ सुसाइड और इट वॉज अ मर्डर? तो पहली बात तो इसमें दो राय नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत लोअर रैंक से चढ़ के इधर पहुंचे हैं, टीवी सीरियल से और दूसरी चीज़ों से।
और वो कहीं ना कहीं इतने पॉपुलर होते जा रहे थे कि वो जो खान कपूर की डोमिनेंस है, जो टॉप 10, मैं हमेशा बोलता हूँ टॉप 10, टॉप 10 में आने की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर रहे थे। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो फीस है आजकल जो टॉप 5, 6, 10 की 50 करोड़, 7 करोड़, 70 करोड़, वो उस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भैया जो 5 करोड़ का हीरो है, जब तक तू 5 का ठीक है, अगर तू 50 की आने की कोशिश करेगा तो तेरे पर काट दिए जाएंगे। अब वो वेदर वॉज इट्स ए केस ऑफ सुसाइड और वेदर इट वॉज ए केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड, कि ऐसी हालात क्रिएट करेगा कि उसको करीब में, और वेदर इट वॉज मर्डर, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जब भी कोई ऐसा टैलेंट उठने की कोशिश करता है तो जो ऊपर कुर्सी पे बैठे होते हैं और जिन्होंने 20-20, 30 साल राज करा होता है, वो उसको कुछ ना कुछ ऊपर करने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको इनका सुशांत का एग्जांपल दूं कि एक पानी फिल्म वो करने जा रहे थे, जो मैंने मीडिया में पढ़ा कि यशराज फिल्म्स की थी, शेखर कपूर ने उसको डायरेक्ट करना था, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि सुशांत सिंह को वो 11 महीने तक वो चलता रहा। वो बेचारा, उसने लिखा कि मैंने काफ़ी कोशिश करी, और 11 महीने बाद वो फिल्म शेल्फ कर दी गई। और उस 11 महीने में सुशांत सिंह ने 7 ऑफर रिजेक्ट करे। उस मूवी के चलते उन्होंने 7 ऑफर रिजेक्ट कर दिए। और जब वो रिजेक्ट हुई तो वो तो ना इधर के, ना इधर के, ना उधर के, ना उधर के। ऐसी परिस्थिति में कोई नॉर्मल आदमी, सुशांत से छोड़, वो भी डिप्रेशन में आ जाएगा। फिर वो साइकिल बन जाएगी उस तरह की। तो वो क्या होता है कि ये जब ये सब इस तरह की चीज़ें, मैं जैसे नेपोटिज्म में मैं नेपोटिज्म को डिफाइन करता हूँ कि आप दूसरे के कैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो, उसको खत्म करने की कोशिश करते हो, तो वो इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, उस बंदे पे असर पड़ता ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर समराइज किया जाए इस चीज को, तो हम ये कह सकते हैं कि सुशांत सिंह वाज अ victim of nepotism. He was victim of the pressures of nepotism and it is very difficult to survive this. मैं हमेशा इस चीज़ के लिए कंगना रनौत जी को प्रेज करता हूँ, एक लड़की होते हुए और एक इस तरह से उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया आने वाली हिंदुस्तानी लड़कियों को कि आप भी लड़कर और टॉप पे पहुंच सकते हो और आप नेपोटिज्म को फाइट करके हरा सकते हो। तो वो हर आदमी के बस की नहीं। सुशांत सिंह एक जगह शायद अकेला हो गया होगा, तो वो नहीं कर पाया होगा इसको हैंडल। तो वो कहीं ना कहीं अबेटमेंट टू सुसाइड हो सकता है। तो मैं उसको अबेटमेंट टू सुसाइड की तरह ज्यादा लूंगा रादर देन प्योर सुसाइड और मे बी मर्डर नो, बट आई वुड से दैट द सर्कमस्टांसेस वर क्रिएटेड इन सच ए वे दैट ही वाज फोर्स्ड टू। बट आज तक उस चीज का कोई जस्टिस ना उसकी फैमिली को मिला है। ऐसी चीजें हैं, देखो 15-20 दिन तक तो किसी को घुसने नहीं दिया। कोई एविडेंस भी रहे होंगे तो वो उड़ा दिए गए। आपको पता ही है उस वक्त क्या चल रहा था बॉम्बे में। तो जब आप साइट ऑफ जो मर्डर है या साइट ऑफ डेथ है, उधर ही कोई नहीं जा पाएगा, ना पुलिस घुस पाएगी, ना कुछ घुस पाएगा, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, तो एविडेंस तो सारे मिट ही जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक पे आते हैं कि सेंसरशिप बहुत होती थी बॉलीवुड में, अभी भी होती है काफ़ी चीज़ों को, बट अब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो रेटेड है बट वो चल रही हैं आज के टाइम में, बच्चे देखते हैं, सब देखते हैं। बट यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सेंसरशिप का अभी तक ऐसा कुछ वो नहीं है। अभी रिसेंटली अगर हम केस सुने तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का हमने केस सुना, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसे कुछ रिमार्क ऐसा दिया था जो नहीं देना चाहिए था वहाँ पे, एंड उसके चलते हुए वो पूरा शो, वो पूरा केस, वो सब कुछ इतना हाईलाइट हुआ जितना आज की डेट में कोई रेप केस नहीं हाईलाइट हुआ। तो क्या लगता है उसमें कि ये सेंसरशिप उसमें इन्वॉल्व होती तो ये नहीं होता? सेंसर बोर्ड बनाई तो है, लेकिन वो बैलेंस्ड डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। अब हमारी फिल्म ही देखो, हमारी फिल्म वन ऑफ द रीजन सफ़र करी, उसको ए सर्टिफिकेट मिल गया। उसको आप फिल्म को देखो यूट्यूब पे, उस चैनल पे, उसमें कोई ए सर्टिफिकेट की बात ही नहीं है। उसमें जंगल के सीन्स हैं, उसमें रोमांस के सीन्स हैं, उसमें अपना क्रोकोडाइल है, उसमें बंदर हैं, उसमें बड़ा कॉमेडी सीन्स है, सारी चीज़ें। हमने उनको बोला अब हमको ये सर्टिफिकेट मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने इतने 57 कट्स देने का। 10 बार हम गए, रील लेके जाते थे, फिर नए कट देते थे, फिर 57 कट्स के बाद उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया। कोई लेना नहीं, कोई सर नहीं पैर नहीं, बड़ी मछली भी निकल जाती है, छोटी मछली को फंसा देते हैं। तो इट्स वेरी, आप अगर आज भी फिल्में देखो, जो रणबीर कपूर की अभी कौन सी फिल्म आई थी, वो एनिमल, अब वो वाली फिल्में भी निकल जाती हैं सेंसर बोर्ड से। तो कोई सर पैर तो है ही नहीं ना किसी चीज़ का। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से क्या नहीं क्या सेंसर बोर्ड का। जहाँ तक OTT या और प्लेटफॉर्म का सवाल है या यूट्यूब का सवाल है, तो बिकॉज अब ये इंडियन कंट्रोल तो है नहीं, इसमें तो इंटरनेशनल कंट्रोल है। तो आप चाहो कि सिर्फ इंडिया में बैन हो जाए और वो सब चीज़ें हो जाए, तो उसके लिए
कानून उसी हिसाब से बने। बड़ा मुश्किल है ऐसा कानून के यूट्यूब में चीज़ आ रही है जो इंडिया में नहीं दिख रही, और वो बाकी बाहर जो दिख देखना रही चाह रहे हो इंडियन गवर्नमेंट स्पेसिफिकली उसको बैन करे। और जो इस तरह के इंडिया को टैलेंट Latent जैसे हैं, या आपने वो नाम लिया रणवीर अलाहाबादी का, तो मैं समझता हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर एक कानून लाया जाए कि अभी जो भी ऑब्सीन लॉ, ऑब्सीनिटी लॉ, कि जो ऑब्सीन चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट कानून लाया जाए। आप कानून लेकर भी आ जाओगे तो भी ये तो एक ऐसा इशू है जो सामने आ गया। इसके तो इस तरह के तो हजारों चैनल यूट्यूब पे चल रहे होंगे जो हाईलाइट में ही नहीं आए हैं और इससे गंदी गंदी वो चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ठीक है, कानून बनाया जाए, करा जाए, पर मेरी नज़र में हम एक चीज़ जो मैं 10 साल से पीछे से कह रहा हूँ कि हमको पेरेंटिंग एज ए प्रोफेशन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। इतने चेंजेस आ गए सोसाइटी के, लोगों को पता ही नहीं बच्चों को पालना कैसे है, उनको तरीका ही नहीं पता अपने बच्चों को पालना कैसे। पेरेंटिंग के ऊपर डिप्लोमा कोर्सेज बने यूनिवर्सिटीज़ में, पेरेंटिंग के ऊपर, मतलब मैं समझता हूँ एक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, आर्किटेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग के ऊपर प्रोफेशन की तरह करा जाए। बीएससी इन पेरेंटिंग, एमएससी इन पेरेंटिंग एंड डिप्लोमा इन पेरेंटिंग कोर्सेज हों, और पेरेंटिंग क्लिनिक्स जो है वो हर नेबरहुड में हों। और पेरेंटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बच्चों के लिए। मैं आज 65 ईयर्स का हूँ, मेरे 40 ईयर की डॉटर है, मेरे 35 ईयर की डॉटर है, मेरे 32 ईयर का सन है। अब कई बार वो मेरे पास ऐसे चैलेंजेस थ्रो कर देते हैं कि मुझे खुद सोचना पड़ता है मैं इस चैलेंज को काउंटर कैसे करूं। तो मुझे एज ए 65 की एज में भी मुझे पेरेंटिंग की ज़रूरत है, मुझे समझने की ज़रूरत है, भाई मेरे बच्चों ने मेरे पास ये चैलेंज थ्रो कर दिया है, अब मैं इसको रिएक्ट कैसे करूं, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। वो पेरेंटिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये 2-4 साल के बच्चे कोई नहीं, इधर आपके बच्चे 70 के हैं, 50 के, 80 के। पेरेंटिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और हर एज की पेरेंटिंग रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर स्टेज की पेरेंटिंग रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो मेरी नज़र में जो ये आपने रणवीर का नाम लिया, ही इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ फॉल्टी पेरेंटिंग। सिंपल केस, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इज ए, और जो लोग इस तरह के चैनल देखते हैं, दे आर आल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ फॉल्टी पेरेंटिंग। बट डोंट यू थिंक कि वो उस टाइम पे फनी होने के लिए उन्होंने वो रिमार्क नहीं, वो देखिए, कोई भी आपके अंदर नेगेटिविटी है वो सडनली पैदा नहीं होती। Exactly. वो आपके बचपन में दिखने लग जाती है, आपके माँ बाप को दिखने लग जाती है कि ये गलत ट्रैक पे जा रहा है बच्चा। अब गलत ट्रैक पे जा रहा है, हम उसको ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता, फिर वो क्रिमिनल बनता है। अब यही आप देखो कि आई एम ए मेडिकल प्रोफेशनल, तो मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसको खांसी है। अब इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं कि इसको खांसी क्यों है। हम लोगों को सबसे जड़ पे जाना है ना, रूट्स पे जाना बहुत। कोई भी सोशल, ये कोई सोशल हेल्थ प्रॉब्लम है। हमारे WHO ने डिफाइन करा है हेल्थ को फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ। दिस कम्स, ऑल दीज इशूज कम अंडर सोशल हेल्थ। हमारे यहाँ ना तो डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करी जाती है कि सोशल हेल्थ की अगर कोई प्रॉब्लम आए आप कैसे हैंडल करो। हमें सबसे ज़्यादा फिजिकल हेल्थ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सब है। कुछ साइकेट्रिस्ट बना दिए जो मेंटल हेल्थ करते हैं। सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की एबनॉर्मलिटी को हैंडल करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। थोड़े संत वगैरह हैं बेचारे, कोशिश करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ हैंडल करने, पर ये MBBS की WHO की डेफिनेशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। अब सोशल हेल्थ की ट्रेनिंग ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है सोशल हेल्थ को हैंडल कैसे करना है। ये इश्यूज जो हैं, रेप और ये सब, तो आप अगर ये आप देखो, इस चीज़ को देखो, जैसे मैंने कहा कि किसी को खांसी होती है तो हम ये कहते हैं भैया क्यों हुई, और हम ये भी सोचते हैं कि अगर ये खांसी रोकी नहीं गई तो ये आगे क्या कर सकती है। तो आपने रणवीर अलाहाबादी का केस मेरे को बताया। अब उस केस का सबसे पहले तो मैं कहूँगा भी इस बंदे ने ये प्रोग्राम बनाया, क्या बनाया, ये कोई झटके में नहीं है, इसकी बचपन से ही इसके अंदर ये डिफेक्ट्स हैं जो प्रेसिपिटेट हुए हैं किसी न किसी फॉर्म में। उस टाइम पे आके वो प्रेसिपिटेट हो गए, अदरवाइज सडनली कोई ऐसा विचार नहीं पैदा होता। वो आपकी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, आपके ट्रेनिंग में। तो एक तो मैं जाऊँगा उसमें कि भैया उसकी अपब्रिंगिंग में यानी फॉल्टी पेरेंटिंग। दूसरा, अब इसका आगे देखो, इसका आगे ये आपको 3 साल बाद न्यूज़पेपर में आर्टिकल मिलेगा कि एक बेटे ने अपनी माँ को रेप कर दिया। ये इसका आफ्टर इफेक्ट है। ओके जब आप अपनी माँ की इज्जत, आप अपनी माँ की बॉडी पार्ट्स की बात करने लगोगे, अगला स्टेप आगे क्या जाएगा। एग्जैक्टली। तो आपको हमेशा कोई भी चीज़ है उसमें ये देखना पड़ता है कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। तो देयर इज ए कॉज इफेक्ट कॉज साइकिल विच कीप्स ऑन। समथिंग हैज हैपेंड, देयर इज ए कॉज टू इट and it will result in something else. We need to understand both the aspects very carefully. तो पेरेंटिंग क्लासेस हो, पेरेंटिंग स्कूल्स हो, पेरेंटिंग ट्रेनिंग मिले, मेरी नज़र में इससे चीज़ होएगा। और ज़्यादातर जितने भी, अब आप देखो कि गवर्नमेंट ने कानून निकाला ट्रैफिक लॉज का कि अगर कोई बच्चा माइनर ट्रैफिक एक्सीडेंट करता है तो उसके माँ बाप को 2 साल की जेल है। ये एक लॉ बन चुका है। ठीक, कि अगर ट्रैफिक गाड़ी चलाते हुए कोई माइनर गाड़ी चला रहा है
और वो कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है तो माँ बाप को 2 साल की जेल है। अब ये आप रेप में क्यों नहीं लाते भाई? माइनर अगर रेप करता है, माँ बाप को 5 साल के लिए अंदर कर दो। भाई बच्चा पैदा करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक बच्चे को ऐसा पैदा कर रहे हो जो आपके परिवार ही नहीं पूरे देश के विश्व के ऊपर उसका असर होने वाला है। वो किस तरह के काम करेगा वो विश्व पे, आप उस चीज को ट्रेनिंग दोगे जब भी तो। अगर आपको बच्चे लगे कि ये मेरा बच्चा गलत बिहेव कर रहा है, इमीडिएटली साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ। स्कूल में साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो कि ये अबनॉर्मल हरकत कर रहा है। आप पेरेंटिंग को जब तक हाईलाइट में, मेरी नज़र में अगले 25-30 साल में अगर कोई प्रोफेशन जिसकी जरूरत है कि सबसे ज्यादा डेवलप हो, वो पेरेंटिंग की जरूरत है। बट यहाँ इंडिया में मेंटालिटी ऐसी भी है ना कि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे तो हमें लगता है कि नहीं पागल तो साइकियाट्रिस्ट वर्ड ही गलत है ना। पेरेंटिंग काउंसलर, पेरेंटिंग एक्सपर्ट, ये टर्म ही हो जानी चाहिए। उसका काम ही सिर्फ पेरेंटिंग। मुझे 65 ईयर्स की एज में मुझे पेरेंटिंग की जरूरत पड़ रही है ना। मेरा 40 साल का बच्चा, वो मेरे सामने कोई क्वेश्चन लेके आ जाता है या कोई चैनल लेके आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता मैं इसको हैंडल कैसे करूँ। मुझे भी तो राय चाहिए। तो पेरेंटिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है बोथ एंड से, क्योंकि वो उनको भी समझना है और आपको भी समझना है। वो जनरेशन गैप वो कैसे फिल करना बड़ा आसान होता है। मैं अमिताभ बच्चन का ABCL, बच्चों ने छोड़ दिया, बच्चे क्यों छोड़ेंगे यार? तुमने पैदा करा है। एक वो कहते हैं हमारी बहू आ गई, अरे तुमने अगर 30 साल में लड़का पैदा करा, तुम्हें 30 साल में उसको संस्कार ऐसे नहीं दिए कि 6 महीने में आके बहू ने उसको बिगाड़ दिया, फिर तुम्हारे संस्कार क्या थे भैया? भाई तुमने क्या ट्रेनिंग दी अपने बेटे को? एग्जैक्टली। तो ये गाली देना दूसरों को बड़ा आसान है, अपने अंदर भी देखना चाहिए। तो जैसे सर हमने बात करी अभी उस पर्टिकुलर रिमार्क की जो रणवीर ने बोला, आपको क्या लगता है अगर सपोज कोई बड़ा नेम उसके साथ जुड़ा होता उस पर्टिकुलर शो के साथ, इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ, सपोज Amazon प्राइम वीडियो ने निकाला होता, नेटफ्लिक्स ने निकाला होता, तो इतना विवाद छिड़ता है इस बात पे? क्योंकि ये एक नेशनल इशू बन गया एकदम से। रेप के केसेस डेली आ रहे हैं, उस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंदे गंदे रेप के केसेस आ रहे हैं। अभी कल एक केस आया वो 6 महीने की बच्ची के साथ, मतलब तो उस पे कोई सुनवाई नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं उस पे। हाँ। तो इस पे इतना फोकस क्यों किया गया? वो तो मीडिया डिसाइड करती है किस बात को उछालना है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्यों उस तो बात को कहीं उछाला ये जाता लगता है कि अभी रिसेंटली रणवीर को हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है अभी, उनसे अवार्ड मिला था। देखिए वही रणवीर वाली, वही हर एक जगह, चाहे शाहरुख हो, रणवीर हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, हर एक इंसान अपने जब राइज करता है तो दुश्मन तो क्रिएट करता ही है। और हम जब उन दुश्मन को मौका मिलता है वो आपको रगड़ देते हैं जब उनको मौका नहीं। मिलता तो है। वो ये हाईलाइट होने की वजह ये थी कि कहीं ना कहीं उनको अवार्ड दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पे, तो वो इमेज जुड़ी थी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्या कारण हो सकते हैं वो चीज़ है। लेकिन हाईलाइट में आई, लोगों ने सोचा। आज मैं इस बारे में पेरेंटिंग की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये आया कि उसकी फॉल्टी पेरेंटिंग है। कोई बात नहीं कर रहा कि रणवीर के पापा कौन है, मम्मी कौन है, कोई बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। एक बच्चा बदतमीजी करता है, तुम पूछो इसके बाप कौन है, हमारे से पूछा जाता है बेटा तेरा बाप कौन है। एक बार मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, सीनियर सिटीजन की सीट थी, ठीक, अभी कुछ समय की बात है। वहाँ कोई 11-12 साल का बच्चा बैठा हुआ था। मैं गया, मैं बेटा बाबा जी बैठ जाएं? नहीं 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 नहीं, मैं बैठूंगा, ये तो मेरी सीट है। मैंने बोला बेटा एक बात सुनो, आपके घर में दादा दादी नाना नानी है? हाँ। मैंने कहा अगर तुम्हारे दादा दादी नाना नानी है बैठे होते, आप कहते आप खड़े रहो मैं बैठा रहूँ? फिर उठ गया वो। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको दिखता है कि हमें पेरेंटिंग नहीं करनी आ रही, हमें बच्चों को सिखाना नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एग्जैक्टली। और वो टॉपिक भी कोई छेड़ना नहीं चाहता। बट फ्यूचर में अगर हमको बेटर सोसाइटी बनानी है तो हमको ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो सर वापस आते हैं उस हमारे बॉलीवुड के जो हमने बांध रखा है समा उस चीज़ पे कि आज की डेट में लोग एक्टर्स को वर्शिप करने लगे हैं। मतलब उनको भगवान मान लेते हैं कि अगर सपोज शाहरुख खान दिन के 3 डब्बे सिगरेट पी रहा है तो एक आम आदमी भी बोलेगा कि मैं 4 पीऊंगा। अब वो शाहरुख खान है, वो आके जाके अपने ट्रीटमेंट करा लेगा, उसके पास पैसा है, बट वो इंसान वो समझता नहीं है कि वो मैं कहाँ से ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो ये वर्शिपिंग ऑफ एक्टर्स ये कहाँ से डेवलप हुआ? मतलब इतना हाईलाइट क्यों होती है ये चीज़ें? देखिए एक मन में तो हर एक की इच्छा है ना कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं, हर इंसान की इच्छा है, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप तो करता ही करता है। पर आपने एक बड़ा क्रॉस नोट करा होगा, आपने देखा होगा कि ये जो नॉर्थ, तो 2 तरह के लीडर्स हुए या 2 तरह के हीरो हुए, रियल हीरो एंड रियल लाइफ हीरो। अगर आप साउथ इंडियन में देखोगे तो जो रियल हीरो होते हैं वो रियल लाइफ हीरो भी होते हैं। उनको भगवान, आज कल्याण है, पवन कल्याण, उसने एक पार्टी बनाई जुम्मी जुम्मी, इतने एमएलए खड़े कर दिए, 4 MP खड़े कर दिए, 100% जीत गए, 100% जो एनडीए का पार्ट है और आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आंध्र। तो या आप NT रामाराव को देख लो, NT रामाराव, उनकी जो पब्लिक वर्शिप थी,
आपको शायद एनटी रामाराव की कहानी नहीं पता, एनटी रामाराव एक फिल्म को शूट कर रहे थे। ओके। 6 महीने बाद इलेक्शंस थे, तो फिल्म शूट करके रात हो गई बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या वापस जाएंगे, उस आसपास कहीं रुकते हैं। तो वो एक PWD गेस्ट हाउस में उनकी टीम गई कि एनटी रामाराव वाज द नंबर 1 स्टार उस टाइम पे, तब की बात कर रहा हूँ। तो वो गए, वो PWD, वो बोले जी ये अभी वो भ्रमण पे निकले हुए CM साहब, तो ये उनके लिए रिजर्व्ड है। तो एनटी रामाजी राव ने बोला कि यार मैं चला जाऊंगा अगर वो आ जाएंगे, रिजर्व्ड है, जरूरी तो बोले पक्का नहीं आए नहीं है, बट हम ब्लॉक करके रखना उनके लिए, चाहे वो आए नहीं आए। तो एनटी रामाराव बोला यार कि मैं नंबर 1 सुपरस्टार, मेरे तूती बोलती है, और मेरे लिए ये 6 महीने बाद इलेक्शन थे, खड़े हुए और चीफ मिनिस्टर बन गए। तो साउथ में जो इमेज है स्टार्स की, वो रियल लाइफ में भी उतने अच्छे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज पोजेस करते हैं। जयललिता देखो चीफ मिनिस्टर बनी, एनटी रामाराव का आप देख लो, पवन कल्याण का देख लो, अभी एक मेरे ख्याल से साउथ में जो पहली बार केरला के जो MP बने हैं BJP के फर्स्ट टाइम, वो भी फिल्म स्टार। नॉर्थ में अब अभी सलमान खान, शाहरुख खान को बोलो खड़े हो जाओ, देखो राजेश खन्ना वॉज ए फेलियर पॉलिटिशियन, अमिताभ बच्चन वॉज ए फेलियर पॉलिटिशियन, एक जया, ओनली हेमा मालिनी हैज बीन सर्वाइविंग बिकॉज अपनी शायद तो साउथ इंडियन है और वो अपने हिसाब से अपने काम वाम करती रहती है। आज सलमान खान, शाहरुख खान को बोलो तू इलेक्शन का तो पार्टी क्रिएट कर ले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लूज कर जाएंगे। तो वो रियल लाइफ हीरो नहीं है, वो रियल लाइफ ही है, लोग उनको वहीं तक ही मानते हैं। मुझे याद है राजेश खन्ना जी जब कंपेन कर रहे थे साउथ दिल्ली में कांग्रेस की टिकट से, और वो बने भी थे MP, तो मुझे याद है हमारे लाजपत नगर उस इलाके में जो वो घूमते थे, तो लोगों जब वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करे, लोगों ने अपनी लड़कियां जो है कमरों में बंद कर दी कि कहीं राजेश खन्ना की नज़र ना पड़ जाए। मतलब वहाँ तो हम कहते कि ही इज़ ए वुमनाइजर, ये पकड़ के लेगा हमारी लड़की को तो भैया मुश्किल हो जाएगी, और वहाँ हम उसको MP भी बनाती है। ये डुअल स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम उसको रियल लाइफ में कुछ लेते हैं, रियल लाइफ में कुछ लेते हैं, तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से इन चीज़ों का इम्पैक्ट ख़त्म होगा और हमको जेन्युइन ऐसे थिएटर में बॉलीवुड में लीडर निकलेंगे जो रियल लाइफ में भी लीडर हैं और रियल लाइफ में भी, और रियल लाइफ में दोनों में लीडर हैं। तो हम उस चीज़ पे आते हैं कि सपोज आपने जैसा बताया कि वो लीडर वाली क्वालिटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी कम पोजेस करते हैं नॉर्थ वाले, जो बॉलीवुड वाले वो चीज़ पे आते हैं। एंड जैसे आपकी बुक में भी काफ़ी चीज़ें इस बारे में एक्सप्लेन होंगी ये इस चीज़ के राइड में, तो आपने कैसे वो चैलेंजेस फेस किए इस बुक को लिखते हुए? मतलब अब क्या थॉट थे उस टाइम पे आपके कि ये क्यों आनी चाहिए ये बुक बाहर? अच्छा, तो हुआ ये कि मैंने जब ये फिल्म बनानी शुरू करी थी, निर्णायक, ये फिल्म बेस्ड, ये बुक बेस्ड है निर्णायक, और उसका जब मैंने फिल्म बनाई थी तो हम आउटसाइडर था, मैं डॉक्टर था दिल्ली का, और मैं वहाँ गया, मेरा कोई माई बाप नहीं, कोई एक एक दिन हमारे लिए सीखने का दिन था, और मैं नोट्स बनाता रहता था कि भी जैसे पहली गाने पैशन था आपका? तो पैशन था, एनीथिंग आई डू। ओके। मैं स्टॉक मार्केट का ब्रोकर भी रहा हूँ, मैं शेयर मार्केट में 5 लाख से 50 करोड़ कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर भी किताब लिख रहा हूँ, बिकॉज हम हर चीज़ में रिसर्च करते हैं। हम हवाबाजी नहीं करते, सुनी सुनाई नहीं करते, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस इज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज 40 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, 40 ईयर्स, एंड आई हैव सीन हाउ मनी ग्रोज एंड व्हाट आर दी थिंग्स। तो वो उसके ऊपर भी मैं कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें क्या क्या मैटर करती हैं। फिर हम लोग, मैंने 100 से ज़्यादा किताबें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे पढ़ी हुई हैं। हम बिना रिसर्च करे, बिना पढ़े तो कुछ काम ही नहीं करते ना। सिनेमा के ऊपर मैंने कितनी किताबें, सत्यजीत रे, इन सब की किताबें पढ़ी, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। जब ये मैं फिल्म बना रहा था और फिर उसके बाद हुआ ये यूं कि मैंने सामान मेरे मन में था, तो देखो 28 साल पहले की सारी फिल्म के मेरे 2 ट्रंक भर के, सारी प्रेस पब्लिसिटी, प्रिंट पब्लिसिटी, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टर के साथ सब मैंने संभाल के रखे हुए थे कि कहीं ना कहीं, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आपके पास्ट में आपका फ्यूचर छुपा होता है। हम पास्ट को भूल जाते हैं, लेकिन पास्ट में वो लेसन्स होते हैं, वो क्लूज होते हैं जो आपका फ्यूचर डिक्टेट करते हैं। उस टाइम में तो मुझे नहीं पता था ना कि ये सलमान खान, शाहरुख खान जो 90s में पैदा हुए, आगे जाके नेपोटिज्म करके बॉलीवुड को बर्बाद कर देंगे, तब तो मुझे नहीं पता था। लेकिन आज जब ये मैंने आंखों के सामने देखा, फिर मैं लिंक्डइन में एक प्रोड्यूसर्स ग्रुप का इंटरनेशनल मेंबर था, 3000 प्रोड्यूसर्स थे, वो कुछ क्वेश्चन डाल देते थे लिंक्डइन पे, जो मैं उनको राय देता था कि ऐसे फिल्म बनाएं, वैसे फिल्म बनाएं, जो भी उनके क्वेश्चन होते थे। तो बहुत बोलते हैं कि सर आप किताब लिखो ना इसके ऊपर, एक कि आप कैसे एक अनजान आदमी जो किसी और फील्ड का आदमी है और वो पहली बार जाके बनता है, तो उसको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए। बिकॉज दिस बुक इज ऑल अबाउट फिल्म मेकिंग फॉर बिजनेस, कमर्शियल सिनेमा के ऊपर, पिक्चर बनाने के ऊपर नहीं है। आप पिक्चर बनाने से पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसके ऊपर ये किताब है। तो वो मैंने कैसे कैसे हमने वो फर्स्ट टाइम में तो इस किताब के बेसिकली 3 सेक्शन है। एक सेक्शन तो ये है कि आप
जब आप कमर्शियल सिनेमा में जाना चाहें तो क्या क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए। दूसरा इसमें ये भी है कि नेपोटिज्म क्यों शुरू हुआ, नेपोटिज्म के क्या कारण रहे और नेपोटिज्म कैसे ख़त्म होएगा। और तीसरा मेरा जो सपना रहा है कि कभी ना कभी हॉलीवुड, जैसे हमारा देश इकोनॉमी प्रोग्रेस करके नंबर 3 आ गया है, कभी ना कभी बॉलीवुड और हमारा भारतवुड जिसको मैं बोलता हूँ इंडियन सिनेमा, वो हॉलीवुड को बीट कर जाए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़ एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। हमारे इतने अच्छे कंटेंट हो और हम इतने रेवेन्यू जनरेट करें कि हम हॉलीवुड से ज़्यादा पैसा कमाएं। बट हम तो री रिलीज के सिनेरियो पे आ तो चुके वो हैं। अब वो सपना है, उसीलिए मैंने उसमें 1-2 चैप्टर इसी पे डेडिकेट करे हैं। तो हम क्या क्या करें कि हम बॉलीवुड हॉलीवुड या हिंदी सिनेमा या इंडियन सिनेमा हॉलीवुड को बीट कर सकता है। तो इसके ये ऊपर भी 2 काइंड ऑफ अपने लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप कमर्शियल फ्यूचरिस्टिक, हाँ, कमर्शियल चीजें इसमें से कैसे निकाल हाँ, सकते हैं जो नए घुसना क्योंकि चाह रहे आप हैं देखो ना इंडस्ट्री कि में। 100 लोग बन जाते हैं तो 2 फिल्म सक्सेसफुली रिलीज कर पाते हैं, Exactly. उनमें से एक शायद पैसा कमा पाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उसी पता करने के लिए मैंने इस किताब को लिखा। ये मेरे फैक्टर्स रहे। एक कहानी मैं और आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जिसने मुझे ये किताब लिखने में इंस्पायर करा। तो एक बार बच्चन साहब को मैं टीवी पे सुन रहा था, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर आप रेखा जी के साथ फिल्म करेंगे। बहुत साल पहले की, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो बच्चन साहब ने बोला कोई अच्छी कहानी लेके आएगा। तब तक ही वाज मैरिड और नहीं, सब मैरिज, ये तो 20 साल पुरानी बात। ओके। तो क्योंकि ये बहुत हर बार, क्योंकि उनका जन्मदिन आगे पीछे आता है, 11 और 10 और 11 अक्टूबर, और ये इशू हर बार उठ जाता है कि बच्चन साहब और रेखा जी। अब तो ये इशू इतना नहीं उठता, हाँ जी, पर उस टाइम काफ़ी सालों तक चलता रहा कि आप साथ करोगे। तो बच्चन साहब ने बोला अच्छी कहानी, तो मुझे भी कीड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छी कहानी लिखते हैं बच्चन साहब और रेखा के लिए। तो मैंने 15 लाख रुपए खर्च करे उस ज़माने में, 2010 की बात है। और ये इसमें बच्चन साहब का रोल एक साइंटिस्ट का था, इंडियन साइंटिस्ट, जो वर्ल्ड में वो मेडिसिन बनाते हैं जो किसी और ने नहीं बनाई। तो वो पैट्रियोटिक सब्जेक्ट भी था, और भी इसमें कई इशूज़ थे, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर, तो आप एज अ प्रोड्यूसर फिर स्क्रीन राइटर, हाँ, तो वो ये हुआ कि मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा से आई, क्योंकि जब आप प्रोड्यूस करते हो तो आपका काम है पैसा कमाना। जब आप लिखते हो तो आपका काम पैसा कमाना नहीं, आपका काम एक स्टोरी कहना है। हाँ जी। तो जब एक प्रोड्यूसर कहानी लिखता है तो वो उस हिसाब से लिखता है कि मुझे इस पिक्चर से पैसा कमाना है, तो मेरे जो सीन्स हो, मेरी जो स्टोरी हो, मेरे जो डायलॉग हो, इस तरह से हो कि ये कमर्शियली वायबल और कमर्शियली फिट करें। तो मैं फिर वहाँ साइंटिस्ट की थी, तो डॉक्टर रेड्डी लैब्स में हैदराबाद में मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। मैं वहाँ होटल में एक महीना रुका, और मैं डेली डॉक्टर रेड्डी लैब जाता था। वहाँ के बायोलॉजिस्ट से, वहाँ के केमिस्ट से, वहाँ के जो एनिमल हाउस के मैनेजर्स हैं, वहाँ के पीआर हैं, मैं सबसे मीटिंग करता था, उनसे नोट्स बनाता था, उनकी वॉइस रिकॉर्ड करी कि किस तरह, क्योंकि डॉक्टर अंजी रेड्डी जिन्होंने, उनकी भी कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है, उससे भी मैं इंस्पायर्ड था। तो वो भी कुछ उसमें मैंने एडवाइड करा करके, तो मैंने एक फ़िल्म लिखी तेरे मेरे सपने। तो टाइटल मैंने रजिस्टर कराया, जो बच्चन साहब की एक फिल्म है उस ट्रेलर, तो मैंने उसका नाम रखा तेरे मेरे सपने एवरी इंडियंस ड्रीम, ऐसे करके मैंने उसको रजिस्टर भी कराया, कॉपीराइट भी कराया। और फिर मैं निकला बच्चन साहब के लिए। पहले चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। फिर उनकी सेक्रेटरी थी शायद, रोजी बात हुई, वहाँ भी कुछ बात नहीं बनी। फिर उनके कोई शीतल जैन थे जो उनसे भी बात हुई, वहाँ भी बात नहीं गली। फिर मेरे को किसी ने कहा, जो तपसी पन्नू की फ्रेंड थी, कि बच्चन साहब हिंदी की चिट्ठी ज़रूर पढ़ते हैं। मैंने वो सारी चिट्ठी हिंदी में लिख दी, वो हिंदी भी वापस मेरे पास आ गई। फिर मेरे को किसी ने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, बच्चन साहब 1 करोड़ रुपये आप कैश लेके बैग में चलो, तो वहीं पर साइन कर देंगे। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने यार कहानी सुननी नहीं है, 1 करोड़ से साइन कर देंगे। खैर मैंने फिर एक हमको केबीसी के मित्र मिल गए, उन्होंने कहा सर एक गिफ्ट ले आओ बच्चन साहब से, केबीसी में स्टूडियो में जाने से पहले वो सब लोगों से मिलते हैं, और वहाँ पिच कर देना अपने 30 सेकंड में आप क्या करते हो। मैंने 20,000 रुपये की एक गिफ्ट भी ले ली बच्चन साहब के लिए, वो अब तक मेरे पास पड़ी हुई है। वो भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। फिर एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला कि आपके एनजीओज़ हैं, आप चैरिटेबल काम करते हो, एक एनजीओ का परफॉर्मेंस में मेडिकल कैंप में उनको चीफ गेस्ट बुला लो, वहाँ पिच कर दो। बहुत सारे। फिर मैंने सोचा रेखा जी से बात कर लेते हैं। रेखा जी को फ़ोन लगाया तो पहला जवाब यह है, भाई वो तो 5 करोड़ लेती हैं पर फिल्म का, मतलब कोई स्टोरी को सुनना ही नहीं चाहता, अच्छी कहानियाँ कोई सुनना नहीं चाहता। अब मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार एक स्क्रिप्ट राइटिंग की कोर्स अटेंड करा था, यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन जया बच्चन जी थी, और उसमें गोविंद नीलानी जी थे, और मेन जो उनमें थे वो जो स्क्रीन राइटिंग जिन्होंने हमको सिखाई वो हॉलीवुड के बड़े फेमस डायरेक्टर रहे हैं। बोला कि
आप जेब में अपने विजिटिंग कार्ड लो, लोगों से मिलो, करो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड में जितने बिग प्रोडक्शन हाउसेज हैं और बड़े बड़े एक्टर हैं, वो एक डेडिकेटेड लाइन मेंटेन करते हैं ऑथर्स के लिए, स्क्रीन राइटर्स के लिए, और उनको 30 सेकंड बोलते हैं, आप बोलो पिच करने के लिए। हाँ, वो यहाँ बॉलीवुड में क्या है कि आप एक एक्टर के आसपास एक पूरा का पूरा एक ऐसा चक्रव्यूह बाउंड्री लाइन है कि वो आपको घुसने नहीं देती। बच्चन साहब के साथ बताऊं, एक बार ये भी हुआ, लोगों ने कहा कि अभिषेक बच्चन पहले कहानी पढ़ेगा, अच्छी लगेगी तो फादर के पास जाएगी। क्या क्या कहानियां सुनने को मिली। तो वो कृष्णा शाह थे, वो बहुत अच्छे स्क्रीन राइटर हैं, मेरे पास अभी भी उनके नोट्स लिखे हुए, फिर मैंने कई कहानियां भी उसके बाद लिखी। तो उन्होंने बोला कि हॉलीवुड में डेडिकेटेड, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक ऑथर, एक स्क्रीन राइटर था, उसने एक किसी को फ़ोन करा, फेमस एक्टर को, और 30 सेकंड में उसने पिच क्या थी कि आई एम ए क्रिमिनल लॉयर and I was jailed for 24 hours for a crime which I did not commit. क्रिमिनल लॉयर। Okay. और उस 24 घंटे में मेरे साथ क्या क्या हुआ उसके ऊपर एक कहानी है। और उसने बंदे ने उसको इमीडिएटली बुलाया, $10,000 का उसको चेक पकड़ा दिया। अब मैंने सुना है कुछ कर रहे हैं कि वो ऑथर्स को अलग से टाइम दें, ऑथर का अलग से सुने, 30 सेकंड 1 मिनट सुने और अपने वो चक्रव्यूह से बाहर निकलें कि हम इन्हीं के थ्रू, इन्हीं राइटर्स के थ्रू जाएंगे या इन्हीं डायरेक्टर्स के थ्रू जाएंगे। इतनी कहानियां, हिंदुस्तान कहानियों का देश है। इतनी कहानियां हैं कि कहानियां ही कहानियां हैं, और अच्छी अच्छी कहानियों को मौका ही नहीं मिलता कि वो एक्टर्स के पास पहुंच पाए। तो मेरा वन ऑफ द रीजंस ये कहानी भी आपको बताना था कि अच्छी कहानियां बनानी है, अच्छा कंटेंट बनाना है, तो एक्टर्स उनको रीच आउट करना बहुत जरूरी है। तो वो पूरे एज अ गाइड आपने एक वो चीज में बताया लोगों को कि एज अ गाइड आप कैसे कैसे चीजें फॉलो कर सकते हो। तो सर, जैसा आपने बताया कि आप डॉक्टर भी थे, स्टॉक ब्रोकर भी थे, तो ये आज के टाइम में अगर हम आगे बढ़े तो आप हम देख सकते हैं राइटर सुश्रुतल मस्त किसी मूवी में या डायरेक्टर सुश्रुतल मस्त किसी मूवी में। तो आने वाले टाइम में कोई ऐसा? मैं अपने स्कूल का बेस्ट ऑलराउंडर था। ओके। तो एकेडमिक्स में भी टॉप 3 में था, क्रिकेट का वाइस कैप्टन था, कैरम चैंपियन था, डिबेट्स में आई वाज द बेस्ट डिबेटर ऑफ माय स्कूल, रिप्रेजेंटेड डीपीएस आरकेपुरम, स्प्रिंगडेल्स एंड नंबर ऑफ स्कूल्स एंड लॉट ऑफ अदर्स। आई वाज द बेस्ट सिंगर आल्सो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं करता था। तो जब मेरी एमबीबीएस में एडमिशन हुई मौलाना आज़ाद में, तो मेरी पत्री दिखाई गई भी, तो उन्होंने कहा ये तो टिकेगा नहीं आदमी, ये तो बदलता रहेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, टिकेगा नहीं। तो मेरे पेरेंट्स बड़े दुखी हुए, भाई टिकेगा नहीं। खैर मैंने बहुत सारे काम करे, मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे काम करा, मैंने स्टॉक मार्केट में काम करा, मैं ब्रोकर भी रहा एनएससी बीएससी आईएससी का। मैंने जब शुरू में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आई थी, मैंने एग्ज़ाम देके उसको टॉप भी करा, मेरी बेटी भी मेरे साथ गई, हम दोनों ने एग्ज़ाम दिया ऑप्शंस ट्रेडिंग। और मैंने सब तरह के काम, स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, मैं सब कुछ स्टॉक मार्केट में करा, और ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब मैं सोचता हूँ कि जैसे ये मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ, तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी मैं किताबें लिखूंगा आगे, और आने वाले टाइम में अनुभव शेयर करूंगा। तो मैं अपने बच्चों से, आजकल मेरे बच्चों के स्टार्टअप्स हैं, तो मैं पूछता था कि बेटा ये क्या, मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या लिखूँ, मैं हूँ कौन, मैं डॉक्टर हूँ कि मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं क्या हूँ। तो मेरे बच्चों ने बड़ा अच्छा बोले, पापा आजकल ये तो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, इसको बोलते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर। बोले आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हो, आप अपने जहाँ भी प्रोफाइल लिखो सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो जो पहले एक नेगेटिव चीज़ समझी जाती थी कि कहीं टिक के कोई काम नहीं करेगा, वो आज की तारीख में एक एडवांटेज हो गया है कि आपको इतनी फील्ड्स का एक्सपीरियंस है तो काम आता है। तो लास्ट जाते जाते एक आखिरी सवाल के, अब कोई बॉलीवुड में अगर हम आपका कुछ ऐसा देखना चाहें दोबारा वर्क, जैसे निर्णायक के बाद आपने बोला कि कोई मूवी ना प्रोड्यूस करी, ना बनाई, ना डायरेक्ट करी, ना लिखी, तो अब कुछ है थॉट एक कि दोबारा? मैं अपनी कहानियां लिख रहा हूँ, मैंने तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं। बिल्कुल मैं कहानियां लिख रहा हूँ, और मेरी कहानियों की एक खासियत है। हाँ जी। जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं को हमेशा इस चीज का दुख गम खाया कि हमारे इतने अच्छे एक्टर रहे, एक्ट्रेसेस रही, और उनका जीवन काल क्या रहा कि 15 साल 10 साल वो हीरो रहे या वो हीरोइन रही, पेड़ के आसपास गाने गाते रही, फिर 10-15 साल गायब, और 15 साल बाद माँ बन के आ रही हैं, बाप बन के आ रहे हैं। हमने टैलेंट खराब कर दिया हमारी अच्छी। अब शर्मिला टैगोर जी हैं, कोई टैलेंट ही नहीं यूज कर रहा उनका। हाँ जी। हेमा मालिनी, मुझे एक ही पिक्चर याद है रिसेंटली, बागवान, जहाँ पे एक्चुअल हीरो हीरोइन जो है वो
ओल्ड एज की और वो पिक्चर कितनी अच्छी चली। कितनी अच्छी तो मेरी नज़र में सिर्फ एक इंसान जो आज भी वन से हीरो ऑलवेज हीरो, जो आज भी 70 साल में भी मेन प्रोटोगोनिस्ट बन के आते हैं फिल्मों में, वो अमिताभ बच्चन है। और किसी को मौका ही नहीं मिला, किसी ने कहानियाँ नहीं लिखी धर्मेंद्र के लिए, विनोद खन्ना के लिए, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए, इन लोगों के लिए कि वो मेन हीरो हैं फिल्म के और वो फिल्म अच्छी कहानी लिखी जा सकती है। तो मेरी जितनी कहानी अब मैं लिख रहा हूँ, तो सपोज आप जो हीरो हीरोइन है वो 60 से और 80 के एज के हैं, तो आप उन्हीं ऑप्शंस में मैं दोबारा मैं चाह रहा हूँ कि अब ये जितने अब रिटायर हो रहे हैं इनको शायद मेरी जरूरत पड़ेगी आगे डाले टाइम में, क्योंकि इनको अच्छी कहानियां चाहिए होंगी और इनको वो कहानियां चाहिए होंगी जिसमें जो मेन हीरो है, जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है वो 70 साल का, 80 साल का है। बहुत डिमांड है। इवन मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारी हीरोइनें वेस्ट हो गई, टैलेंट इतने वेस्ट हो गए और हमारे हीरोज के टैलेंट वेस्ट। तो अगर आज के टाइम में अगर आपको कोई हीरो हीरोइन लेने होते हैं मेन जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो कोई एक ऑप्शन, एक हीरो एक हीरोइन, किसको चूज करते हैं? अपनी कोई सपोज आपकी कोई एक रिटन आपकी स्क्रिप्ट है आपके पास है एंड यू रिक्वायर अभी आज के टाइम में कोई एक एक्टर या एक्ट्रेस, तो किसको चूज करते तो हैं? मैं एक कोई नाम एक्टर में नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये इसलिए मुश्किल काम है क्योंकि जब हम मैं जितनी कहानियां लिख रहा हूँ ना, या मैं लिखता हूँ, या और बहुत सारे इवन जो राइटर डायरेक्टर हैं, संजय लीला भंसाली भी होंगे और जितने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, वो जब कहानी लिख रहे होते हैं उनके दिमाग में पिक्चर होती है, पहले पिक्चर आती है कि इस रोल के लिए ये शूट, बाद के लिए नहीं शूट करते। वो जब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तब ये देखते हैं कि ये मैं जो कहानी लिख रहा हूँ मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए लिख रहा हूँ या मैं आलिया भट्ट के लिए लिख रहा हूँ, मैं वो मेरे दिमाग में पिक्चर होती है, फिर मैं उसी हिसाब से वो डायलॉग और वो सारी चीजें लिखना शुरू करता हूँ। अब गोविंदा के लिए एक्शन फिल्म तो नहीं लिख सकता ना मैं, नहीं लिख सकता। तो वो मेरे को उस तरह से, तो इसलिए ये कहना कि मैं किसके लिए लिखूंगा वो अलग बात है कि हाँ मैं मेरे पास मेरी ज्यादातर कहानियों में जो रिटायर हो रहे हैं सो कॉल एक्टर, सलमान, शाहरुख, अक्षय कुमार, अजय देवगन, मेरी कहानियां उनके लिए हैं क्योंकि मेरे मेन हीरोइज हैं, हीरो वो, लेकिन उसमें जो उनके जो सबऑर्डिनेट, उनके जो सपोर्टिंग में है वो सब यही यंग एक्टर ही हैं, उनके ऊपर नहीं। जैसे बागवान आपने देखी हो कि मेन तो अमिताभ बच्चन, हेमा जी थे, लेकिन उनके बच्चे थे 3 और फिर सलमान खान उनका एक फॉस्टर सन था और कैसे करके। तो मेरी कहानियां वैसी हैं, पर ये हमारा मानना है कि अगर मैं राजकुमार राव को सोचूंगा माइंड में तो मेरी कहानी उसी हिसाब से चलेगी कि मुझे राजकुमार राव को लेना, कास्ट करना है। इट इज दैट वे यू शुड राइट द मूवी। चलिए एक नाम तो आ गया, दूसरा हीरोइन का कोई? हीरोइनों में मेरे आजकल तो मैं समझ रहा हूँ कि हालांकि मुझे वो फिल्म तो इतनी अच्छी नहीं लगी इमरजेंसी, पर कंगना रनौत मेरी नज़र में हर किस्म का रोल कर सकती हैं और वो भी हिमाचल से है, मैं भी हिमाचल से हूँ, तो एक कॉमन बॉन्डेज है। सो सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस एंड काफ़ी सारी इनसाइट्स हमें आज पता लगी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इनसाइडर आउटसाइडर होते हुए भी काफ़ी इनसाइड गए हम बॉलीवुड में, काफ़ी डीप चीज़ें हमें पता करी एंड आपकी बुक के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सबसे मैं ये चाहूँगा कि लोग इसको पढ़ें और मुझे लगता है कि जो भी पढ़ेगा उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान, जो मेरा 30 साल का ज्ञान है, आपको एक बुक में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। इतनी सारी इनसाइट्स ऑफ बॉलीवुड फ्रॉम एन आउटसाइडर ये मेरे ख्याल से पेज 3 पे भी नहीं मिलेंगी, एंड पेज 3 पे एक चीज और नहीं मिलेगी, दिस बुक वर्क एज अ गाइड फॉर पीपल जो प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जिनको कोई वे नहीं है। तो दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ब्लू रोज स्टोर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।